वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। सो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है सर्विंग सब्जेक्ट के कोर्स में। ठीक है, चलिए तो अभी हम लोग अपना चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, थ्योरी ऑफ एरर, ट्रायंगुलेशन सर्वे, और साथ साथ में हमने डिस्कस करना है कुछ मेजर सर्वे जो आजकल एडवांस सर्वेइंग इक्विपमेंट्स है और कुछ माइनर इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार जल्दी से बता दीजिए आवाज़ क्लियर आ रही है? कुछ लेक्चर्स नहीं हुआ है, अब रिकॉर्डेड करने पड़ेंगे ना जो लेक्चर नहीं कवर हुए हैं, तभी तो आपके पास ऑनलाइन क्लासेस का यही तो फायदा है कि जब आपके पास, ऐसे नहीं बोलूँगी, जब आपके पास टाइम हो, टाइम तो आपको निकालना पड़ेगा, नहीं तो किसी भी चीज़ के लिए टाइम आप बोलेंगे है ही नहीं मेरे पास। हाँ, आपको टाइम निकाल कर उनको रिकॉर्डेड कवर करना पड़ेगा, और ये बहुत ही अच्छा है। और आपको अगर डाउट भी आता है तो आप वहाँ पर डाउट वाले सेक्शन में भी लिख सकते हो। ऑनलाइन क्लासेस का सबसे बेनिफिट, मतलब सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि अगर हमसे कोई क्लास छूट भी जाती है तो हम उसको बाद में जितनी भी बार देख सकते हैं। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि जब भी हमें कोई चीज़ पहली बार में समझ में ना आए तो कोशिश करनी चाहिए उसको एक बार खुद से फिर से समझने की, और अगर फिर समझ में नहीं आती है तो उसको डाउट में पूछा करिए, क्योंकि कोई नई चीज़ है, उसे दिमाग में बैठने में और मतलब समझ आने में हो सकता है कि टाइम लगे, तो अपने को भी टाइम दिया करो उसको समझने में, और फिर डाउट पूछा करो। तो अब आप वो रिकॉर्डिंग कवर करना है ना, रिकॉर्डिंग में देखना। अभी जिसकी पहली क्लास है, देखो आज तो सर्विंग सब्जेक्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा आदित्य, तो आप लोगों को रिकॉर्डेड देखना होगा। कल से नया सब्जेक्ट स्टार्ट होगा, तो आप नया सब्जेक्ट जो है उसको लाइव कर सकते हो, है ना। रिकॉर्डेड देखिएगा और जो भी डाउट आते हैं आप वहाँ पर डाउट वाले सेक्शन में पूछ लीजिएगा। तो मैं यही बोलूँगी कि अपने ज़िंदगी में जिन चीज़ों को इम्पोर्टेंस, हमने जिन भी चीज़ों को हम इम्पोर्टेंस देते हैं उनके लिए हमें टाइम निकालना पड़ता है, और इसके लिए ही तो आप लोग यहाँ पर सब लोग आए हो अपना टाइम निकाल कर। तो वैसे ही अपना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए भी आपको ही टाइम निकालना पड़ेगा ना, इसमें मैं अब अलग से तो कुछ नहीं कर पाऊँगी। अच्छा, चलिए अब चलते हैं आगे। और हमने जो पिछले कल बोल रही हूँ, अभी पिछली क्लास में जितनी चीज़ें पढ़ी थी, आई होप आपको समझ में आई होंगी। और अभी हमारा थ्योरी ऑफ एरर कवर हो गया है, लॉज ऑफ वेट कवर हो गया है, हम ट्रायंगुलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और एडवांस सर्वेइंग इक्विपमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए ट्रायंगुलेशन के बारे में पढ़ते हैं। पिछली क्लास में जो जो टॉपिक्स हमने देख लिए। ट्रायंगुलेशन क्या होता है? ट्रायंगुलेशन में हमने देखा कि पूरा एरिया जो हम लोगों ने सर्वे करना है, अगर मैं देखूं पूरा एरिया जो मुझे सर्वे करना है वो हमारा नंबर ऑफ ट्रायंगल्स उसमें बने होंगे। ट्रायंगल्स हम बनाएंगे और क्या है, लेंथ और डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब है एंगल मेजर कर रहे हैं। ऑफ वन साइड ऑफ द ट्राइंगल आर मेजर्ड प्रिसाइजली। एंगल किससे मेजर करेंगे मैम? चेन एंगल मेजर करेंगे थियोडोलाइट की हेल्प से, और डिस्टेंस मेजर करेंगे हम इनवा टेप से, क्योंकि वो सबसे ज्यादा क्या हो जाती है, एक्यूरेट होती है, इसलिए। अच्छा, ट्राइंगल आर मेजर्ड प्रिसाइजली एंड लेंथ ऑफ अदर टू कैन बी कंप्यूटेड। अगर हमें किसी ट्राइंगल का एक लेंथ और एक एंगल प्रिसाइजली मेजर कर लिया है और बाकी के एंगल भी थियोडोलाइट से मेजर कर चुके हैं, तो हम बाकी की लाइंस की लेंथ को भी इजीली निकाल सकते हैं। अब देखो, ये जो मैंने कहानी यहाँ पर लिखी है इनवार टेप वाली, ये पिछली क्लास में बता दी है, इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में जाती हूँ कि ट्रायंगुलेशन हम लोग करते क्यों हैं। तो आपको मैं क्या समझा रही थी, कि हमें एस्टेब्लिश करने होते हैं ग्राउंड पर कंट्रोल पॉइंट्स। हमें एस्टेब्लिश करने होते हैं ग्राउंड पर कंट्रोल पॉइंट्स। कंट्रोल पॉइंट्स मतलब वो पॉइंट्स होंगे जो हमारे पूरे सर्वे वर्क को कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल पॉइंट्स, एक आता है हॉरिजॉन्टल कंट्रोल, एक होता है वर्टिकल कंट्रोल। देखो, एक आसान भाषा में अगर कंट्रोल पॉइंट समझाऊं, मान लीजिए मैंने सोचा था, मैंने एक प्लान बनाया था कि मुझे यहाँ पर एक बिल्डिंग बनानी है। तो हम ना क्या करा, हमने साइट पे कुछ ऑब्जर्वेशंस लेकर आए, और ये मान लीजिए एक बिल्डिंग है। ऐसे मैं आपको प्लान दिखा रही हूँ, तो मान लीजिए आपको टॉप से ऐसे कुछ दिख रही है, ठीक है। अब जब मुझे साइट पर जाना है, और इस बिल्डिंग को सच में अब कंस्ट्रक्शन का काम आ गया, अब मुझे इसको कंस्ट्रक्ट करना है। अब कंस्ट्रक्ट करने के लिए मैं क्या करूंगी, मेरे पास कुछ रेफरेंस पॉइंट्स होने चाहिए जो मैंने शीट पर भी बनाए हैं, जिनका मैंने सर्वे भी किया है, और उसके बाद मैं यहाँ पर एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन भी उन पॉइंट का रेफरेंस ले सकूं कि जो मैं अब बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने सर्वे किया था, वो बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। तो क्या किया, मान लीजिए मैंने यहाँ पर कुछ कंट्रोल पॉइंट सेलेक्ट किए थे। जैसे मैंने एक सिलेक्ट किया था पॉइंट ए, जो मेरे किस पर था, प्लान पर, जो ड्राइंग मैंने बनाई थी। तो मैंने ए पॉइंट पर क्या फिक्स कर दिया, मान लो एक पैग लगा दिया, और वो जो पैग है वो इस तरीके से फिक्स है कि हमारे कंस्ट्रक्शन वर्क को अफेक्ट नहीं कर रहा है। और कितने डिस्टेंस पर, अब मुझे पता है कि ए से जब मैं कितना डिस्टेंस जाऊंगी, मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर मान लेती हूँ ए, यहाँ पर था कंट्रोल पॉइंट ट्राइंगल की फॉर्म में,
तो मैम ए से आपने एंगल मेजर किया होगा, कोई ए से आपने कोई थीटा एंगल मेजर किया होगा। पहली बात, थीटा एंगल पर कोई लेंथ आपने मेजर की है। तो पहला पॉइंट, जब आप बिल्डिंग का कॉर्नर देखोगे, जब आप कंस्ट्रक्शन करोगे, तो आप इस पॉइंट का रेफरेंस ले सकते हो कि यहाँ से कितने एंगल का ऑफसेट लेकर कितनी लेंथ पर मुझे बिल्डिंग मिलेगी। या फिर मैम अगर हमने नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स लिए हैं तो हम क्या करेंगे, एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन वो चेक भी साथ साथ करते जाएंगे कि जो भी मेजरमेंट है, जो बिल्डिंग हम बना रहे हैं, वो सही आ रही है या नहीं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, कुछ ना कुछ रेफरेंस पॉइंट सेलेक्ट कर लिए। ये क्या था, एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन। ये कंट्रोल पॉइंट्स क्या करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं, ये पहचानने में। तो ये डेफिनेशन होती है, ये होते हैं हमारे कंट्रोल पॉइंट। तो ट्रायंगुलेशन का जो ट्रायंगुलेशन सर्वे है, उसमें भी हम क्या कर रहे हैं, पूरे सर्वे एरिया में क्या एस्टेब्लिश कर रहे हैं, कंट्रोल पॉइंट्स एस्टेब्लिश कर रहे हैं जो सर्वे एरिया को कवर करे। अब बात ये थी कि जो हम लोग एरिया की अगर हम बात करें, जो एरिया की बात कर रहे थे, तो हमने बोला था कि पूरा जो एरिया होगा उसको नंबर ऑफ ट्राइंगल्स में डिवाइड करते हैं। लेकिन अब मैं आपको थोड़ी बात और क्लियर करवाऊंगी। ट्राइंगल के अलावा और भी कुछ डायग्राम्स है जिसकी हम लोग यहाँ पर हेल्प लेते हैं। तो पहले क्योंकि मैं कंट्रोल पॉइंट्स की बात कर रही हूँ, तो कंट्रोल पॉइंट्स में क्या आते हैं, एक आता है हॉरिजॉन्टल कंट्रोल और एक आता है वर्टिकल कंट्रोल। अब हॉरिजॉन्टल कंट्रोल का मतलब समझना, तो मैम अभी पहले समझ लो, यहाँ पर ये जो कंट्रोल पॉइंट मैंने एस्टेब्लिश किया है, मान लो मैंने यहाँ पर साइट पर जाकर एक वुडन पैग लगा दिया हुआ है, तो ये जो कंट्रोल पॉइंट है ये बिल्डिंग के लिए हमारा क्या काम कर रहा है, रेफरेंस का। तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हो रहा है या वर्टिकल प्लेन पे, अब आप प्लेन समझते हो, क्या ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है या वर्टिकल प्लेन पे। अगर जो आप ये डायग्राम देख रहे हो वो प्लान है, इतना आंसर करना मुझे। अगर आप जो डायग्राम देख रहे हो वो हमारा प्लान है, तो अब मुझे बताइए कि इस केस में मैम ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है या वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल है। जैसे जहां मैं अभी खड़ी हूँ, मैंने कंट्रोल पॉइंट इस बिल्डिंग, जहां जो ये दीवार साथ में है वहां पर एस्टेब्लिश किया हुआ है, या नीचे बॉटम में नीचे एक पैग लगा हुआ है, तो ये हॉरिजॉन्टल कंट्रोल पॉइंट है। तो कंट्रोल पॉइंट एस्टेब्लिश कर क्या कर रहा है, ये हमारा रेफरेंस का काम के लिए हेल्पफुल है। अच्छा, वर्टिकल कंट्रोल क्या हुआ, अब मेरी ध्यान से बात सुनना, आप लोगों ने वो भी चीज पढ़ी हुई है तो आप मुझे रिप्लाई आंसर कर सकते हैं। देखना, मान लीजिए कि मैं कुछ कॉन्टूर्स बना रही हूँ। कॉन्टूर्स पता है सबको क्या होते हैं। मान लीजिए मैंने कुछ कॉन्टूर्स बनाए और मैं उनकी कुछ वैल्यू यहाँ पर लिख रही हूँ। जो सबसे अंदर वाला कॉन्टूर है उसका वैल्यू RL का 100 है, बाहर वाले का 95 है और बाहर वाले का 90 है। बताइए ये कॉन्टूर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये कॉन्टूर कुछ इस तरीके से मैंने एक मैप में बना दिए हैं, अब मैं आपसे बस वर्टिकल कंट्रोल समझाने के लिए आपको ये पॉइंट समझाना चाह रही हूँ। अगर हमने मैप में कुछ ऐसे बनाया हुआ है, तो ये कॉन्टूर क्या बता रहा है, हिल रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हिल रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे पता चला, मैम अंदर की तरफ जाने पर जो RL की वैल्यूज हैं वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो ये एक हिल है। वैली कौन बोल रहा है, ये हिल है, जो अंदर की तरफ वैल्यू बढ़ रही है। अब मैम जो हिल थी, मैंने आपको बोला कि हमें एक टनल बनानी है, मैंने आपको बोला कि हमें एक टनल बनानी है यहाँ से जो इस तरफ डायरेक्शन में जा रही हो। मुझे अभी बस मैंने यहाँ पर प्लान को देख के ये सेट किया कि मुझे यहाँ से एक टनल भेजनी है जो पॉइंट A से पॉइंट B पर जाए। तो अब मुझे इस केस में क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखना। अब मुझे 3D में अगर मैं इसको देखूं तो मैम 3D में कुछ भी ऐसे हो सकती है ये हिल, 3D में कुछ भी ऐसे हो सकती है ये हिल, ठीक है। अब आपको इस केस में अगर आपको टनल का थोड़ा आइडिया है तो आपको जब भी आपको टनल बनानी है, अभी मैंने बोला कि मैम ये हमारा बेस है मान लीजिए, ठीक है। अब मुझे पता है कहाँ से कहाँ तक जानी है टनल, A से लेकर मैम B तक जानी है, A से लेकर B तक जानी है, और मैंने डिसाइड किया हुआ है कि टनल वगैरह का हाइट वगैरह सब कुछ कितना है। अब मैम ये तो हिल है, अब हिल है, टनल नीचे से जानी है। हमारा मेन काम ये भी होगा कि अब सर्वे जो होगा A से B की डायरेक्शन में भी होना चाहिए क्योंकि एक सीधी लाइन में होनी चाहिए, B से A की डायरेक्शन में भी होना चाहिए क्योंकि टनल ऐसे सीधी डायरेक्शन में बनानी है अभी वाले केस में। तीसरी एक और डायरेक्शन से यहाँ पर सर्वे होगा। जिस टाइम पे A से B होगा उस टाइम B से A होगा, एक ऊपर से नीचे क्यों मैम, अगर हम बीच में शाफ्ट प्रोवाइड करेंगे तो अब मुझे ये वाली जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन में जो सर्वे दिखा रही हूँ मैं आपको, अब मुझे यहाँ से भी नीचे आना है कि कितना डेप्थ में नीचे आऊँ कि मुझे टनल मिल जाएगी। तो तीनों पॉइंट्स मिलने चाहिए जब आप साइट पर ये काम करोगे। तो मैम आपने अगर कंट्रोल पॉइंट एस्टेब्लिश किया होगा, कोई यहाँ, एक कंट्रोल पॉइंट एस्टेब्लिश किया होगा यहाँ, एक कंट्रोल पॉइंट एस्टेब्लिश किया होगा इसके RL पर,
तो अब मुझे पता चलेगा कि जब मैं साइट पर जाऊंगी तो 2 पॉइंट के बीच RL का डिफरेंस कितना है, इस पॉइंट से मुझे कितना एक्सकेवेशन करना पड़ेगा शाफ्ट के लिए कि मैं टनल तक पहुंच जाऊं। तो इस केस में जब मैंने कंट्रोल पॉइंट को एस्टेब्लिश किया, इस केस में जब मैंने कंट्रोल पॉइंट को एस्टेब्लिश किया, किस प्लेन में किया मैम, वर्टिकल प्लेन में। ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये पॉइंट ए और ये ए नहीं, इसको एक्स मान लीजिए, एक्स और वाई। क्या मैं बोल सकती हूँ अगर एक्स और वाई पोजीशन को आपने RL की फॉर्म में पता है कि कितना कितना है, तो यहाँ से कितना नीचे जाना है वो आप लोग जानते हैं जब साइट पे काम करेंगे। समझ में आया? बोलिए बोलिए। तो RL की फॉर्म में जब मैं कंट्रोल पॉइंट एस्टेब्लिश कर रही हूँ, कंट्रोल का मतलब क्या है, जो पूरे सर्वे एरिया को कंट्रोल करेंगे, पूरे सर्वे को कंट्रोल करते हैं। मैम अगर इनको गलत ले लिया तो पूरा सर्वे खराब हो जाएगा, इनको गलत ले लिया A और B फर्स्ट और लास्ट पॉइंट, तो सर्वे खराब हो जाएगा। तो इस केस में हमने RL की फॉर्म में एस्टेब्लिश किया किसको, कंट्रोल पॉइंट्स को, तो इनको हम बोलते हैं वर्टिकल कंट्रोल। ये क्या हो गया हमारा, वर्टिकल कंट्रोल। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? वर्टिकल कंट्रोल और हॉरिजॉन्टल कंट्रोल में क्या डिफरेंस है? तो दोनों की हमें ज़रूरत पड़ सकती है, दोनों की हमें ज़रूरत पड़ सकती है। तो यहाँ अब अगर मैं डेफिनेशन देखूँ, तो क्या लिखिए, वर्टिकल कंट्रोल वर्टिकल प्लेन में होगा, हॉरिजॉन्टल कंट्रोल हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगा। सो वर्टिकल कंट्रोल इट कंसिस्ट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेफरेंस मार्क ऑफ नोन हाइट एलिवेशन टू सम स्पेसिफाइड डेटम। तो कोई रेफरेंस मार्क लिया है मैंने, मैम ये रेफरेंस मार्क लिया है, मान लो यहाँ से डेटम मान लिया, या मैम इसको डेटम मान लिया, और आपने रेफरेंस मार्क RF1 इसको माना और रेफरेंस 2 आपने इसको मान लिया। तो आपने यहाँ कंट्रोल पॉइंट एस्टेब्लिश कैसे किए, वर्टिकल प्लेन में किए। समझ आ गया? हॉरिजॉन्टल कंट्रोल और वर्टिकल कंट्रोल के दोनों के बारे में पता चल गया क्या होते हैं। बोलिए, अगर ये दोनों टर्म्स कहीं पर लिखी होंगी तो आपको कोई डाउट तो नहीं आएगा। अब जब हम ट्रायंगुलेशन सर्वे करते हैं, तो यहाँ पर हम एक तो क्या कर सकते हैं, पूरे एरिया को नंबर ऑफ ट्रायंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, जो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स में डिवाइड करेंगे वो फिगर कैसी बनेगी, ट्रायंगुलेशन के लिए किस किस तरीके की फिगर्स बनती है साइट पर। मतलब मैम जब हम ट्रायंगुलेशन सर्वे कर रहे हैं, हम कंट्रोल पॉइंट को एस्टेब्लिश करेंगे, कंट्रोल पॉइंट को एस्टेब्लिश करने का बेनिफिट मुझे पता चल गया, हॉरिजॉन्टल भी होते हैं वर्टिकल भी होते हैं, ताकि आप जब साइट पर काम करने जाओ तो आपको पता हो कि कहाँ से कितने डिस्टेंस मेजर करके मुझे एक्चुअल में कंस्ट्रक्शन करनी है। उसमें कौन हेल्प कर रहा है, कंट्रोल पॉइंट कर रहे हैं। कंट्रोल पॉइंट को एस्टेब्लिश कैसे करेंगे, ट्रायंगुलेशन से, मतलब पूरे सर्वे एरिया को नंबर ऑफ ट्रायंगल में बांट देंगे। नंबर ऑफ ट्रायंगल में बांटने के लिए मुझे मेन स्टेशन को सिलेक्ट करना होगा। मेन स्टेशन को सिलेक्ट करने के बाद जब भी अलग अलग बाकी के स्टेशंस तक मैं डिस्टेंस नहीं मेजर कर पा रही तो मैं एंगुलर मेजरमेंट लूंगी। अब बात आती है, जब आप सर्वे करोगे तो ट्रायंगुलेशन फिगर कैसी क्या क्या रहती है। तो एक तो हमारा देखो, वैसे पूछा नहीं गया, मैं आपको फिर भी थोड़ा सा डिटेल में बता रही हूँ कि आप क्या करते हैं। मान लीजिए आप सर्वे कर रहे हो और नंबर ऑफ ट्रायंगल्स देखते जाना मैं कैसे बना रही हूँ। अब आप सर्वे कर रहे हो, होने वेल कंडीशनल चाहिए। अब आप ऐसे मत बोलने लग जाना कि ये दिख नहीं रहे हैं, बस मैं आपको समझाना चाहती हूँ एक चीज़, वो क्लियर हो जाएगी आपको अभी वाले डायग्राम से, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर मैम सर्वे करती, ऐसे मान लीजिए मैंने सर्वे किया, तो ये हमारा A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, आगे चलते गए ये लाइन E है और ये लाइन F है। अगर मैं ट्रायंगुलेशन सर्वे करूंगी, मैम आपने सबसे पहले क्या बोला कि आप एक स्टेशन सेलेक्ट करेंगे जहाँ के आप एक लाइन की लेंथ मेजर करोगे प्रिसाइजली, जिसको आपने बेस स्टेशन बोल दिया। और दूसरी बात, आप एक एंगल मेजर करोगे थीटा, जिससे आप बाकी के थीटा भी मेजर कर सकते हो, बस पहला थीटा जो है वो प्रिसाइज होना चाहिए हमारा ज़्यादा। अब बताना, जब मैं सर्वे कर रही हूँ, पहले मैंने A और B के बीच डिस्टेंस मेजर किया, फिर मैंने एक θ1 मेजर किया, θ2, θ3, फिर θ1, θ2 और θ3 से विद द हेल्प ऑफ AB, θ1, θ2 और θ3 से मैंने किसको फाइंड आउट किया, मैंने BC को फाइंड आउट कर लिया कितनी है, मैंने AC को फाइंड आउट कर लिया कि वो कितनी है, ठीक है, AC और BC। अब विद द हेल्प ऑफ BC, अब पहले स्टेप में ये किया, फिर BC की लेंथ हमें पता थी,
फिर मैंने यहाँ पर θ4, θ5, θ6 ऐसे करके मैंने θ4, θ5, θ6 मेजर किए, और उसकी हेल्प से मैम आपने C से लेकर D तक का डिस्टेंस और B से लेकर D का डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर लिया। तो इसका मतलब आप जब चलते जाओगे, क्या यहाँ मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि जब तक मुझे पिछली वैल्यू के बारे में नहीं पता है, हम आगे वाले पॉइंट्स का मेजरमेंट नहीं ले सकते। मतलब पिछली लाइन की जब मेजरमेंट लेंगे तभी हम अगली लाइन का मेजरमेंट लेंगे। तो इस तरीके का सर्वे अगर मैं कर रही हूँ, कंट्रोल पॉइंट एस्टेब्लिश कर रही हूँ, कहाँ के लिए हेल्पफुल होगा मैम? अब ये उस जगह के लिए हेल्पफुल होगा, जैसे आप रिवर मान लो, ये एक रिवर ऐसे फ्लो कर रही थी, ये अगर आप कंट्रोल पॉइंट लेते और यहाँ से आप ऑफसेट ड्रॉ करते तो मैम आपके लिए ये वाला सर्वे ज़्यादा अच्छा रहता। समझ रहे हो? अगर कोई लाइन इस डायरेक्शन में ही जा रही है कि मैं इस केस में एक ही डायरेक्शन में सर्वे कर सकती हूँ, तो कौन सा फिगर ज़्यादा सही रहेगा मेरे लिए? ट्रायंगुलेशन फिगर में ओनली ट्रायंगल। इसमें हम क्या ड्रॉ कर पा रहे हैं? ओनली ट्रायंगल। और ट्रायंगल के साथ साथ हमें एक पॉइंट में पहुंचने के लिए रास्ता भी क्या है? ओनली वन वे। हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। लेकिन अगर ऐसी जगह पे सर्वे करना है जहाँ पर मतलब ज़्यादा पॉइंट्स को एस्टेब्लिश करना हो, तो वहाँ पर आप जो फिगर का नाम रखेंगे दैट इज ब्रेस्ड क्वाड्रिलेटरल। वो क्या होते हैं? ब्रेस्ड क्वाड्रिलेटरल। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो इसमें भी आप समझ जाओगे कि पिछले वाले केस में जो एक कमी थी कि हम एक जगह पे पहुंचने के लिए एक ही रास्ता यूज़ कर पा रहे थे, यहाँ पर वो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मान लेते हैं ये हमारे कुछ सर्वे के पॉइंट्स हैं। तो मान लेते हैं, अभी समझ में आ जाएगा, एक बार डायग्राम आपको शो कर देती हूँ। तो ब्रेस्ड क्वाड्रिलेटरल किसको बोला? ठीक है, इतना ही बनाते, यहाँ तक सर्वे करते हुए हमें पहुँचना है। तो अगर यहाँ तक सर्वे करते हुए पहुँचना है तो इस केस में देखना जरा, ये डायग्राम जो बन रहा है ये है ब्रेस्ड क्वाड्रिलेटरल। तो इसको हम यूज़ करेंगे जब कंट्रोल पॉइंट ज़्यादा एस्टेब्लिश करने हो और एक जगह पहुँचने के लिए एक से ज़्यादा रास्ते चाहिए हो। जैसे A और B जो है वो मेरी पहली लाइन है जिसको मैंने बेस लाइन बोल दिया, ये मेरे ट्रायंगुलर स्टेशन है। तो मैम इस केस में मुझे क्या दिख रहा है? अगर ये CD लाइन है, मुझे EF तक पहुंचना है, मेरे पास एक ही रास्ता नहीं है, मेरे पास बहुत सारे रास्ते हैं CD तक पहुंचने के लिए। जैसे मैम आप AB से स्टार्ट हो जाओ और कोई थीटा एंगल मेजर करके, थीटा सेम वैसे रहेगा, थीटा वैसे ही मेजर करने हैं आपको सारे, ठीक है, वो मैं लिख नहीं रही। मैम आप AB को मेजर कर लो, आप ट्रायंगल में सारे एंगल मेजर करने के बाद आप AB के बाद, अब देखो आप B से CB मेजर कर सकते हो, A से CB मेजर कर सकते हो ना, हम कोई भी एक तरीका अपना सकते हैं। पहले आप A से B मेजर कर लो, फिर आप A से C और C से D, आप A से C और C से D वाले रास्ते से भी जा सकते हो। या मैम आपने अगर AB मेजर कर लिया तो पहले आप B से D और फिर D से C जा सकते हो। मतलब CD लाइन को अगर मैं एस्टेब्लिश करना चाहती हूँ तो मेरे पास एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, तीसरा क्या है मैम? AB लाइन तो हमने बना ली है, फिर A से D आ जाइए और D से C आ जाइए। समझ रहे हो? CD लाइन को एस्टेब्लिश करने के ऐसे ही और भी तरीके होंगे, मैं और नहीं बना रही, आप देख के समझ गए होंगे। तो हम यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग मेथड से CD पे पहुंच सकते हैं। तो ब्रेस्ड क्वाड्रिलेटरल जो है इसको हम तब बेनिफिशियल मानेंगे जहाँ पर बहुत सारे अलग अलग कंट्रोल पॉइंट एस्टेब्लिश करने की ज़रूरत होगी। और ये कंट्रोल पॉइंट तो एस्टेब्लिश कर दिए, ट्रायंगल हमने बना दिए, हमारा काम क्या होगा? यहाँ से ऑफसेट ले लिए और हमने अलग अलग पॉइंट्स जो हैं वो मेजर कर लिए। प्रोसीजर सारा वही है। इन ट्रायंगल को पहले आपको पूरा कवर करना है, जहाँ इन ट्रायंगल की लाइन है वहां से आपको ऑफसेट लेते जाना है और नए नए पॉइंट्स को एस्टेब्लिश करते जाना है। ब्रेस्ड क्वाड्रिलेटरल में समझ में आ गया सबको क्या बनाते हैं, क्या करना होता है? अब आपको ट्रायंगुलेशन में एक क्वेश्चन देखने को मिलता है जो किसी ने पहले डाउट में भी मुझसे पूछा था कि सैटेलाइट स्टेशन क्या होता है। सैटेलाइट स्टेशन क्या होता है, अब ध्यान से सुनना। अब मैम क्या हुआ कि जब हम लोग कंट्रोल पॉइंट जियोडेटिक सर्वे कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा एरिया मुझे सर्वे करना है, मेरे पास एक जगह का मैप है, तो मैंने सोचा कि इस मैप में मैं नंबर ऑफ ट्रायंगल या कंट्रोल पॉइंट एस्टेब्लिश मतलब मैप पे वो कंट्रोल पॉइंट जो है वो मैंने बना लिए। या आपने फोटोग्रामेट्री से सारी फोटोज को एक साथ जोड़ा और उसके बाद एक मैप बना लिया। अब आपने उसमें कुछ कंट्रोल पॉइंट सोचे, ये मैं ग्राउंड पर एस्टेब्लिश कर लूंगा तो ट्रायंगल कुछ ऐसे बन जाएंगे, वहां से ऑफसेट लेके सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। अब हुआ क्या?
हुआ क्या, जब आपने वहाँ पर जब आप एक्चुअल में गए प्रैक्टिकल करने, तो आपने किसी ऐसी जगह पर, ध्यान से देखना जो मैं यहाँ पर बनाऊंगी, आपने कुछ ऐसी जगह पर, जैसे मैम ये ट्रायंगल तो होगा ही, ऑब्वियस ही बात है, मैं एक ही ट्रायंगल दिखा रही हूँ मैम, ये ए था, ये बी था और ये सी था। ये लाइन का डिस्टेंस ऑलरेडी आप मेजर कर चुके हो, मान लो ये हमारी बेस लाइन थी, आप सर्वे कर रहे थे, बेस लाइन थी। मैम आपने जो सी स्टेशन था, आपने इसको एस्टेब्लिश करना था एज अ क्या, इसको एस्टेब्लिश करना था एज अ कंट्रोल पॉइंट। एज अ कंट्रोल पॉइंट आप पहले से सोच कर आए थे। पर हुआ क्या, सी पॉइंट के पास कोई चर्च आ गया, कोई टावर आ गया। अब चर्च है, टावर है, अब आपको पता है कंट्रोल पॉइंट में वर्टिकल भी आता है, हॉरिजॉन्टल भी आता है। तो मैम अगर चर्च आ गया, टावर या ऐसा कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, तो मैं क्या करती हूँ, मैं उस जगह को छोड़कर उसके आसपास पहले एक फॉल्स स्टेशन एस्टेब्लिश करती हूँ, जिसको मैंने यहाँ पर नाम दे दिया सी डैश। क्या करते हैं, जो हमारा एक्चुअल में हमने सोचा था कंट्रोल पॉइंट होगा, उसके पास, क्योंकि वहां पर हम इंस्ट्रूमेंट को नहीं ले जा सकते, तो उसके पास एक हमने फॉल्स स्टेशन सेलेक्ट किया। तो जो सैटेलाइट स्टेशन होता है ट्रायंगुलेशन में, उसको क्या बोलते हैं, फॉल्स स्टेशन। टू हैव द इंटरविजिबिलिटी ऑफ स्टेशन, या फिर अगर हमारा ट्रायंगल साइड पे वो वेल कंडीशनल ट्रायंगल नहीं बन रहा है ऑफ सेम ऑब्जेक्ट, बिकॉज ऑफ द चर्च हो गया, स्पायर हो गया, selected as triangular station, so it is impossible to set up the instrument over such station। तो उस केस में क्या करते हैं, एक नियर बाय स्टेशन जो आप सेलेक्ट करते हो उसको सैटेलाइट स्टेशन बोलते हैं। ये बड़ी बार मतलब ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जाता है। अब सी डैश को हम सेलेक्ट करते हैं, फिर ए से लेकर सी के लिए हम थीटा एंगल मेजर करते हैं, बी से सी डैश के लिए थीटा एंगल मेजर करते हैं, फिर सी से सी डैश का डिस्टेंस मेजर करते हैं, फिर इसका भी थीटा मेजर करते हैं, फिर यहाँ भी थीटा निकालते हैं। लेकिन ये सब क्या हो रहा है मैम, ये सारा मैथ्स चल रहा है। अब वो मैथ्स मैं बताऊंगी नहीं, क्योंकि पेपर में पूछते नहीं है। प्रोसीजर है पूरा, सी डैश निकालेंगे, थीटा निकालेंगे, सी डैश से सी का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर ये ट्रायंगल बन गया, यहाँ से इसका एंगल निकालेंगे। मतलब आपको ध्यान रखना है पेपर के लिए कि फॉल्स स्टेशन क्या होता है, एक वो सैटेलाइट स्टेशन जिसको हमने अपने ट्रायंगुलेशन स्टेशन के साथ एस्टेब्लिश किया है, क्योंकि हमें ट्रायंगुलेशन स्टेशन दिखाई नहीं दे रहा है। क्लियर है? अगर ये डेफिनेशन आती है तो कर लोगे ना इसको एग्जाम में, इतना ही आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता है। इतना ही पूछा जाता है ट्रायंगुलेशन से मेनली। वो सारे मेन पॉइंट्स जो है मैंने वो यहाँ पर क्लियर कर लिए। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है अभी तक चैट सेक्शन में बता दीजिए। अब आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ माइनर इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। इनका वर्किंग नहीं बता रही हूँ कैसे यूज़ होता है, तभी मैंने इनको मिसलेनियस में रखा है। इनका नाम याद रखना है, किससे किसको मेजर किया जाता है। जैसे माइनर इंस्ट्रूमेंट्स में लिखा है घाट ट्रेसर, मैंने देखा है कुछ स्टेट एग्जाम में पूछा गया है। इससे आप स्लोप और एंगल मेजर करते हो, ये ध्यान रखना है। स्लोप या एंगल या ग्रेडियंट सेट करना है वो इससे मेजर करते हैं। ठीक है, नहीं मेजर फॉल से नहीं। हाँ, ऐसा है कि एक पॉइंट मैंने एज्यूम कर लिया यहाँ पर था, उसके बाद सारी कैलकुलेशन में सी पे लेके आऊंगी मैथ्स के थ्रू। ठीक है, मैथ्स के थ्रू। तो वो नंबर ऑफ सैटेलाइट तो डिपेंड करेगा ना कि आपको कितनी ऑब्स्ट्रक्शन दिख रही है। ऐसे कोई पहले से हार्ड एंड फास्ट रूल थोड़ी ना होगा, आपको देखना है कितनी ऑब्स्ट्रक्शन दिख रही है, उस पर डिपेंड करेगा। अच्छा, आप देखो क्लिनोमीटर से क्या करते हो, क्लिनोमीटर से स्लोप एंगल मेजर करते हो, ये आपको पहले भी पता है। जो पेंटाग्राफ है किस लिए यूज होता है, फॉर रिप्रोड्यूसिंग, एनलार्जिंग और रिड्यूसिंग द मैप। मैप को एनलार्ज करना, रिड्यूस करना, ये हमारा पेंटाग्राफ के लिए काम में होता है। द सेक्सटेंट, इसका काम किस लिए किया जाता है, हॉरिजॉन्टल एंगल और वर्टिकल एंगल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल मेजर करने के लिए किया जाता है यूज। पेसोमीटर और पैडोमीटर नाम से पता चल रहा है, ये पेसेस या फिर हम बोल सकते हैं किसी पर्सन के कितने फुट स्टेप्स हैं उसको मेजर करके बताता है। ठीक है, बाकी देखो जितना मेरा नॉलेज है, फॉल्स स्टेशन आप तभी बता पाओगे जब आपका मतलब आपको ये डिफाइन होगा कि कितना एरिया और उसमें कितना ऑब्स्ट्रक्शन है। ठीक है के तो नंबर ऑफ सैटेलाइट स्टेशन का ऐसा कोई रूल नहीं होता, अगर कोई होगा तो मैं देखकर जरूर बता दूंगी, पर ये उसी बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। सो घाट ट्रेसर एंगल मेजर करेगा, क्लिनोमीटर भी एंगल मेजर करेगा, सेक्सटेंट आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल मेजर करेगा। पेसोमीटर और पैडोमीटर क्या होता है, जो आपकी स्मार्ट वॉच है, जब आप चलते हो तो वो आपके स्टेप्स काउंट करके बता देता है। तो वैसे ही पेसोमीटर और पैडोमीटर भी क्या करता है, पेसेस मतलब जो एक स्टेप है आपका, एक कदम है, उसको कि आपने कितना डिस्टेंस मेजर कर लिया है। जैसे गाड़ी में स्पीडोमीटर होता है,
वो मेज़र करके बताता है, ठीक है। नहीं, चेन की तरह नहीं होगा, इसका कुछ अरेंजमेंट इस तरीके से होता है, इसमें दो मिरर लगे होते हैं। मैं आपको तभी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं बताती जो पेपर में आती नहीं है। 2 मिरर लगे होते हैं, कुछ इस तरीके से अरेंज होंगे कि ऑब्जर्वर एक ही टाइम पे 2 ऑब्जेक्ट को देख सकता है। तो चेन की तरह नहीं होता है, एंगुलर मेजरमेंट के लिए होगा। जैसे आपको अगर ऑप्टिकल स्क्वायर याद है तो ऑप्टिकल स्क्वायर को आप एक पिक्चर में याद रख सकते हो, तो उसकी जैसा ही होता है, ऐसा सोच सकते हो, ठीक है। ऑप्टिकल स्क्वायर था ना, किस लिए यूज होता था? 90 डिग्री पे ऑफसेट को सेट करने के लिए, तो उसके लिए यूज हो सकता है। तो ये आपको किस लिए याद रखने, ऐसे कोई क्वेश्चन अगर आपको दिख जाता है कौन सी इंस्ट्रूमेंट माइनर किसके लिए यूज है, तो आप ये लिस्ट वहां पर लिख लेना, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आए हैं स्टेट एग्जाम में यहाँ से, ठीक है। प्लेनीमीटर मैंने बताया है, बताओ जरा प्लेनीमीटर किस लिए यूज होता है? प्लेनीमीटर मैंने कहाँ पर बताया था? बाकी स्टूडेंट जिन्होंने लाइव क्लास देखी है वो आंसर करेंगे। प्लेनीमीटर कहाँ यूज होता है? हाँ, प्लेनीमीटर बताओ कहाँ यूज होता है? अगली इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्या है? ग्रेट सर्कल। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि हमारा अर्थ सरफेस की जो शेप हमने बोली थी वो क्या होती है? ऑब्लेट स्फेरॉइडल। अर्थ सरफेस की जो शेप होती है दैट इज ऑब्लेट स्फेरॉइडल। पर मैम ऑब्लेट स्फेरॉइडल है, जब भी हम डिफरेंट मेजरमेंट करते हैं तो हम अर्थ को रेडियस को एवरेज रेडियस 6371 किलोमीटर मान लेते हैं। तो हम अगर एवरेज रेडियस 6371 किलोमीटर मानकर एज्यूम करके अगर एक सर्कल ड्रॉ करते हैं या एक स्फेयर बनाते हैं तो वो हमारा स्फेयर कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। हाँ, एरिया मेजर करता है जब अनइवन एरिया हो, मतलब आपके पास इरेगुलर एरिया हो तो उसके लिए यूज होता है। वेरी गुड। तो अब मान लीजिए ये अर्थ सरफेस है और मैंने क्या बोला? ऑब्लेट स्फेरॉइडल होती है, लेकिन अगर मैं उसका एवरेज रेडियस 6371 किलोमीटर मान ली हूँ तो मैं उसको एक स्फेयर एज्यूम कर रही हूँ। मान लो अभी ये अर्थ सरफेस आपको सामने से दिखाई दे रहा है। अगर मैं क्या करना चाहती हूँ, इफ द सर्कल इज ड्रॉन ऑन द स्फेयर सो दैट रेडियस ऑफ सर्कल इज सेम एज रेडियस ऑफ स्फेयर। अब अगर मैं बना पाई तो आप अच्छे से समझ लोगे। मान लीजिए ये सेंटर है इस सर्कल का, मैं यहाँ पर, ये स्फेयर है, ये क्या है? स्फेयर। मैं एक ऐसा सर्कल बनाना चाहती हूँ जिसका रेडियस इसके बराबर आए। तो अगर मैं इसके सेंटर से गुजरता हुआ एक ऐसे सर्कल बनाऊं, इसका रेडियस भी 6371 किलोमीटर होगा। अभी के लिए समझिए ये एक स्फेयर है जो 3D में बना है। अगर मैं यहाँ रेडियस लिखूं, क्या इसका रेडियस 6371 किलोमीटर होगा जो मैंने अभी यहाँ बनाया? बताओ। तो ग्रेट सर्कल क्या होता है वो भी अभी समझते हैं। तो अगर हम कोई सर्कल बनाएं स्फेयर पे जिसका रेडियस उस सर्कल के बराबर ही हो, उस सर्कल को कहते हैं ग्रेट सर्कल। तो ये क्या है? इमेजिनरी सर्कल एट द सेंटर ऑफ अर्थ। अच्छा मैम, जैसे आपने हॉरिजॉन्टल बनाया ऐसा ही सेम सर्कल तो वर्टिकल भी बन सकता था। अब मान लीजिए जो फुटबॉल है उसको काट दिया है आपने, हॉरिजॉन्टल भी कट कर दिया, वर्टिकल भी कट कर दिया है, तो जो आपको पार्ट दिखेगा वो क्या दिखेगा? सर्कल दिखेगा। अच्छा, अब ये एक पॉइंट है, यहाँ से कितने ग्रेट सर्कल पास हो सकते हैं ये एग्जाम में पूछा जाता है। कि अगर मैं अर्थ का सेंटर लूं, आपने ये बोला कि ये क्या है? एक ग्रेट सर्कल है, एक ग्रेट सर्कल बना दिया, ये भी क्या है? ग्रेट सर्कल है। अब इसी सेम पॉइंट से कितने ग्रेट सर्कल पास हो सकते हैं? सेम पॉइंट मतलब सेंटर से कितने ग्रेट सर्कल पास हो सकते हैं? तो यहाँ से मैम आप क्या बोलेंगे, क्या होना चाहिए आपका आंसर? बताइए। अगर मैं इसको इंक्लाइंड दिखा देती हूँ तो मैम इसका भी तो रेडियस सेम होगा। इंक्लाइंड मैम उधर को दिखा रहे हो तो इधर को भी तो दिखा सकते हो, इसका भी तो रेडियस सेम होगा। तो इसका आंसर जो एग्जाम में पूछा जाता है कि किसी एक प्लेन से आप कितने सर्कल बना सकते हो, तो इनफाइनाइट बना सकते हो, तो वो इनफाइनाइट में यहाँ दिखा भी नहीं सकती। वेरी गुड, करेक्ट आंसर है, ये पेपर में पूछा भी जाता है कि इनफाइनाइट ग्रेट सर्कल पास थ्रू वन पॉइंट। इनफाइनाइट ग्रेट सर्कल एक पॉइंट से पास करते हैं। हमने एक चीज पढ़ी थी, हमारा स्फेरिकल ट्रायंगल याद है आपको? अगर हम अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर करें तो उस सर्वे को क्या बोलते थे? जियोडेटिक सर्वे बोला करते थे। जियोडेटिक सर्वे और प्लेन सर्वे जब अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर ना करें तो हम बोलते थे जब जियोडेटिक सर्वे करेंगे तो जो हमारा ट्रायंगल बनेगा वो ट्रायंगल कैसा बनता था? वो ट्रायंगल हमारा प्लेन ट्रायंगल बनता था। याद है ना सबको? स्फेरिकल ट्रायंगल बनता था। तो स्फेरिकल ट्रायंगल में मैंने आपको एक बात बताई थी। स्फेरिकल ट्रायंगल में क्या बताई थी बात? कि जब ट्रायंगल का एरिया ग्रेटर देन 195.5 किलोमीटर स्क्वायर होता है तो इन तीनों एंगल का सम
एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस सी कितना निकल कर आता है बताना। एंगल ए बी और सी एट 195.5 किलोमीटर स्क्वायर, तो मैम ये वैल्यू निकल कर आती है 180 डिग्री 0 मिनट और 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड निकल कर आता है। ऐसे ही मैम ये इसी को हम लोग, ये जो 1 सेकेंड है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कई बार, स्फेरिकल एक्सेस। स्फेरिकल एक्सेस मतलब स्फेरिकल क्यों बोल दिया, क्योंकि अर्थ के सरफेस को आपने कर्वेचर मान लिया, तो ड्यू टू स्फेरिसिटी, एक्सेस मतलब एंगल ज्यादा आ रहा है, एंगल ज्यादा आ रहा है, एक्सेस मतलब ज्यादा होता है, तो स्फेरिकल एक्सेस कितना है 1 सेकेंड का है। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि जब भी आप 3 एंगल ऑफ द स्फेरिकल ट्रायंगल बनाओगे तो वो हमेशा क्या आएंगे आपके 180 डिग्री से ज्यादा, और उनका एंगल मैक्सिमम एंगल कितना होना चाहिए, जैसे प्लेन ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम आपका 180 डिग्री होता है, इसमें वो 540 डिग्री मैक्सिमम हमारी वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, समझ गए? बोलिए, किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट किसी को यहाँ तक? ये बस बेसिक बेसिक डेफिनेशंस हैं, एग्जाम में पूछी जाती है। तो याद रखना कि जो हमारा स्फेरिकल ट्रायंगल होगा उस केस में जो वैल्यू होगी हमारी एंगल की 180 डिग्री से ज़्यादा और 540 डिग्री जो होती है वो हमारी मैक्सिमम वैल्यू होती है। ठीक है, अच्छा, तो माइनर कुछ इंस्ट्रूमेंट देखे, मेजर कुछ इंस्ट्रूमेंट को हमें अभी देखना है। तो अब अगर बात करूं कि एडवांस कौन से इंस्ट्रूमेंट्स अब यूज़ किए जाने लग गए, तो एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स में सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ डिजिटल लेवल के बारे में। डिजिटल लेवल के बारे में अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो डिजिटल लेवल, अच्छा मुझे ये बताओ कि जब आप लेवल RL निकालते हो तो आप कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करते हो? जब आप RL निकालते हो तो आप कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हो? जैसे हरिओम, जैसे प्लेन ट्रायंगल में 180 होता है वैसे यहाँ 540 होता है। ठीक है, जो स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री है वो प्लेन ट्रिग्नोमेट्री से अलग है, वहाँ 180 है, यहाँ 540 है। अब बताओ कि मैम यहाँ पर क्या है, जब हम RL निकालेंगे तो हम कौन से इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करते हैं? बोलो। डंपी लेवल का यूज़ करते हैं, टिल्टिंग लेवल का यूज़ करते हैं, ऑटोमेटिक लेवल का यूज़ करते हैं। ये सारे वो लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनका अभी तक हमने यूज़ किया। लेकिन इसके अलावा आजकल के टाइम पे, थियोडोलाइट बता रहे हो, आजकल के टाइम पे मैं पूछ रही हूँ RL किससे निकाला जाएगा? हाँ, लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट्स, इनका यूज़ किया था ना हमने, मैंने आपको लेवलिंग में बताया भी था। थियोडोलाइट का भी यूज़ कर सकते हैं पर इनका ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। और ऑटोमेटिक लेवल, आज के टाइम में डिजिटल लेवल्स आ गए हैं। डिजिटल लेवल में डिफरेंस सिर्फ इतना सा है, अभी मैंने बोलता ऑटो लेवल इसलिए यूज़ होता है क्योंकि उसको लेवल करना बहुत आसान होता है, उसमें कंपनसेटर लगा होता है, स्टेबलाइजर लगा होता है जो लेवलिंग करने में हेल्प करता है ना। अच्छा, तो डिजिटल लेवल यूज इलेक्ट्रॉनिक इमेज प्रोसेसिंग टू इवेल्युएट द स्पेशल बार कोड स्टाफ रीडिंग। यहाँ इन्होंने जो अलग चीज़ की वो क्या की कि जब आप स्टाफ पे रीडिंग लेते थे तो गलती क्या आती थी, स्टाफ पे रीडिंग लेने की जो गलती आती थी उसको हम कैसे कम कर सकें, तो उसके लिए हमने जो सामने स्टाफ बनाया, वो कैसा बना दिया, जिसमें बार कोड लगा हुआ है। अच्छा, बार कोड रीडर तो सबको ही पता है, अब तो सबने फोन में कभी ना कभी स्कैन किया होगा पेमेंट करते हुए। तो जब आप बार कोड सामने लगा होगा और यहाँ से आप इंस्ट्रूमेंट से यहाँ पर सामने रीडिंग लोगे तो अपने आप बार कोड से स्कैन होके यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट कितनी है वो आपको ये शो कर देगा डिजिटली। वो आपको कैसे शो करेगा, डिजिटल वैल्यू। तो डिजिटल वैल्यू मिल जाएगी, एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी बारकोड रीडर से कि कितनी हाइट है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिजिटल लेवल बोलते हैं। बस इतना सा अलग है क्योंकि मॉडर्न सर्वेइंग इक्विपमेंट है तो आजकल के टाइम में डिजिटल लेवल का भी यूज किया जाने लग गया है ना। ठीक है, तो इसका बस इतना ही पढ़ना है कि डिजिटल लेवल में अलग क्या किया उन्होंने, एक बार कोड लगा दिया है सामने जो हमारा लेवलिंग स्टाफ है उसमें। ठीक है, अच्छा, अब हम जब डिस्टेंस मेजर करते हैं नॉर्मली हम चेन और टेप से करते हैं। अगर कोई पूछे ऑप्टिकल डिस्टेंस मेजरमेंट डिवाइस कौन सी है तो वो टेक्योमीटर है। टेक्योमीटर भी हमारा हिली एरियाज वगैरह में डिस्टेंस मेजर करके दे देता है। तीसरा इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट जिसके बारे में हमें नहीं पता है वो हमारा EDM, अभी तक हमने नहीं पढ़ा। इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट EDM, इसका ध्यान रखना
अभी हम इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। तो आजकल के टाइम में ज़्यादा एक्यूरेसी से किसको यूज़ किया जाने लग गया है, इसको यूज़ किया जाने लग गया है, बस पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा कॉस्टली है। बहुत लेक्चर देखने बाकी हैं, तो गणेश जब एक लेक्चर छूट जाता है मुझे लगता है उसके बाद तो सेम फ्लो में आने में बहुत मुश्किल लगती है ना। हाँ गणेश, आपको कैसे नहीं पहचानूंगी, मुझे लगता है क्लास के सब लोग आपको पहचानते होंगे। हाँ मुझे लगता है सब लोग पहचानते होंगे, मेरा तो पहचानना बनता भी है ना। और ऊपर से आप आए भी हो, मुझे अच्छा लगा कि लास्ट क्लास में आप आए भी। ऑप्टिकल क्या होता है लव कुमार, अभी समझ रहे हैं हम। ऑप्टिकल में तो ये किया था ना हमने, इक्वेशन लगाकर। ऑप्टिकल में इक्वेशन लगाकर, इक्वेशन कौन सी लगाई थी याद है? टेक्योमीटर की इक्वेशन किस पे बेस्ड थी? टेक्योमीटर में तो लेंस लगे होते थे ना, और लेंस लगे हैं तो वहां पर हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया था? ऑप्टिक्स वाला। तो ऑप्टिकल डिस्टेंस मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ठीक है, इसलिए इसको ऑप्टिकल डिस्टेंस बोल दिया। अच्छा अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट के बारे में। जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट है, इसमें नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रॉनिकली डिस्टेंस मेजर होगा। तो कैसे मेजर होता है हम पूरा प्रिंसिपल समझेंगे। सो ईडीएम इज अ मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स या डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स यूजिंग फेज चेंजेस दैट अकर एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। अभी देखेंगे क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी वेव्स ट्रेवल फ्रॉम वन एंड ऑफ टू द अदर लाइन। यहाँ पर क्या करते हैं मैम, हम यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक एंड से दूसरे एंड पे ट्रेवल करती हैं, और अगर उनकी वेलोसिटी हमें पता होगी, वेलोसिटी डिस्टेंस टाइम का रिलेशन हम जानते हैं, तो हम 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अच्छा अब देखिए, अब सुना, आराम से सुन लीजिए जरा। नहीं अभी बात नहीं करनी है, पहले मुझे टॉपिक खत्म कराना है, फिर मैं बात करूंगी, ठीक है। पहले मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ पहले उसको समझ लीजिए। अब ज़्यादा नहीं बचा है, फिर उसके बाद बात करने के लिए हमारे पास टाइम होगा। ओके चलो आओ। फिर क्या बोलोगे 9:30 बजे, क्या बोलेंगे कि मैम बस अब जाने दो, हमें जाने दो। फिर क्या करेंगे, फिर एक्स्ट्रा क्लास से आप लोग ही परेशान होते हो। तो चुपचाप सुनिए। अब ये तो सारी वो चीज़ें आ रही है जो पिछले से लिंक भी नहीं है, आपको नया नया कुछ सीखने को ही मिल रहा होगा, कुछ नई टर्म्स ही सुनने को मिल रही हैं। तो ईडीएम इंस्ट्रूमेंट्स के कोई नाम पूछेगा तो जीओडी मीटर, टेल्यूमीटर और डिस्टोमेट, ये 3 नाम याद रखने हैं, ठीक है। तो ये 3 नाम याद रखने हैं। अच्छा अब ईडीएम क्या होता है, हमने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी वेव ट्रैवल करेगी एक साइड से दूसरी साइड में, और डिस्टेंस को मेजर करके बता देगी। अब बात आती है डिस्टेंस को मेजर करके बताएगी कैसे, उसके बारे में समझते हैं। तो मान लीजिए मैम, पहले क्या होता था ईडीएम इंस्ट्रूमेंट के केस में, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है। इसमें क्या करते थे, मान लीजिए ये ग्राउंड है, इन 2 पॉइंट के बीच हमें डिस्टेंस निकालना है। हम यहाँ पर लगाते थे एक रिसीवर। लेज़र लाइट से खेला है ना आपने बचपन में, लेज़र लाइट तो देखी होगी, तो थोड़ा रिलेट करना। हम क्या करते थे, हम यहाँ पर लगाते थे ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर क्या है, जहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसमिट करेगी मतलब निकलेगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ ट्रांसमिट करेगी, ये पहले ऐसा होता था। यहाँ पर हम क्या लगाते थे, रिसीवर, जो उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिसीव करेगा। तो अगर एक ट्रांसमीटर है और अगर एक रिसीवर है, अगर एक ट्रांसमीटर है और एक रिसीवर है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो d है। तो कुछ समझ आ रहा है इस डायग्राम को देख के कि डिस्टेंस कैसे निकालते होंगे। तो मैम क्या होता होगा, अब सुनना, जैसे ही मैं ट्रांसमीटर को ऑन करूंगी, जैसे ही मैंने जिस टाइम पर ट्रांसमीटर को ऑन किया, एट द सेम टाइम मुझे रिसीवर पर भी उसी टाइम पर इसको ऑन करना पड़ेगा। तो जैसे ही यहाँ से मैम ट्रांसमिट करेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रिसीवर उसको रिसीव कर लेगा। तो रिसीवर और इसके ऑन होने के बीच में जो टाइम गैप है वो सेम रहना चाहिए, अगर वो सेम नहीं रहता, इवन माइक्रो सेकेंड्स का भी गैप आ जाता है, तो हमारे डिस्टेंस निकालने में बहुत एरर आ जाता है, अगर माइक्रो सेकेंड्स का भी गैप रहता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इन वेव्स को रिसीव करेगा। अब मैम अगर वेव्स की वेलोसिटी पता है, कितने टाइम में वो रिसीवर पे पहुंचा, हमें आइडिया लग जाएगा कितने टाइम में पहुंचा। अब अभी आपको पूरी कहानी समझा रही हूँ हुआ क्या। तो मैम टी क्या था, वेव का ट्रेवल करने का टाइम, ट्रेवल टाइम ऑफ वेव का ट्रेवल टाइम हो गया, ठीक है। और मैम वी क्या हो गई, वी हो गया हमारा स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव,
तो अगर मैं मैम डिस्टेंस निकालूं तो वेलोसिटी को मैं डिस्टेंस अपॉन टाइम कर सकती हूँ, और यहाँ से डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम कर सकती हूँ, जितना भी रिसीविंग टाइम था। लेकिन प्रॉब्लम ये आती थी कि जिस टाइम पे इसको ऑन करना है एग्जैक्ट उसी टाइम पर सामने रिसीवर को ऑन करना मुश्किल होता था, या फिर माइक्रो सेकेंड्स में एरर आ जाने की वजह से डिस्टेंस में एरर आने लग गया। तो अब हमने क्या किया, हमने सोचा ठीक है फॉर्मूला तो हम ये यूज कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये ऑन ऑफ वाली कहानी को खत्म किया जाए। तो अब इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट में होगा क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जाएगी, अभी तक वो रिसीवर तक पहुंच रही थी और हमें यहाँ पर सिर्फ टाइम मिल रहा था कि कितने टाइम में वो रिसीवर तक पहुंची। फिर इसमें चेंज ये हुआ कि अब ये कहानी हुई कि मैम अब प्रॉब्लम पिछले वाले में जो आ रही थी ऑन ऑफ वाली, और बीच में जो माइक्रो सेकेंड्स का गैप आ रहा था, तो अब ये ग्राउंड हम सेम बना लेते हैं। अब सामने बनाया वैसे ही सेम एक रिसीवर जो रिसीव करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, और यहाँ से जाएगी वो वेव्स जो है वो ट्रेवल करके, ये वेव्स जा रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल करके। और इस केस में क्या किया मैम, यहाँ पर ट्रांसमीटर ही लगाया। ट्रांसमीटर मतलब जिससे वेव्स पास होनी है, जानी है, ये ट्रांसमीटर है। यहाँ से कौन सी वेव्स निकल रही हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लेकिन दूसरी तरफ क्या लगा दिया, रिफ्लेक्टर लगा दिया। अब हम रिसीव नहीं कर रहे हैं, अब हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो ये वेव्स जब यहाँ से आती थी, जब वेव्स आती थी तो यहाँ से वापस टकरा के, यहाँ से जब वेव्स आएंगी, तो यहाँ से जब वेव्स आएंगी तो वो क्या करेंगी मैम, वो वापस टकरा के, जैसे इधर आई यहाँ से टकरा के वापस चली गई। तो जब यहाँ से टकरा के रिफ्लेक्ट होके वापस गई तो हमें टोटल टाइम मिल जाता था। तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाता था, टोटल टाइम, कि वेव्स को यहाँ से वापस आने में भी कितना टाइम लगा। इस केस में भी डिस्टेंस क्या होता है, इन दोनों के बीच का d है। तो अब हम EDM इंस्ट्रूमेंट्स जो यूज करते हैं उसमें हम रिफ्लेक्टर लगाते हैं। अब रिफ्लेक्टर लगाने का बेनिफिट क्या हुआ मैम, अभी भी जब वेलोसिटी निकालोगे, अभी भी जब आप वेलोसिटी निकालोगे तो वो हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा। अगर डिस्टेंस निकालना है तो वेलोसिटी इनटू टाइम होगा। लेकिन इस केस में यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए जो टाइम लगा, अगर उसको TR बोल दिया, वहाँ से यहाँ तक आने के लिए जो टाइम लगा उसको TR बोल दिया। क्या मैं बोल सकती हूँ कि इस केस में जो टोटल टाइम हमने रिकॉर्ड किया वो हमारा 2 टाइम्स ऑफ TR था? मुझे बताइए, क्या इस केस में हमने जो टोटल टाइम रिकॉर्ड किया वो टाइम्स का 2 गुना था, क्योंकि यहाँ से वहाँ तक पहुँचने का टाइम और वहाँ से वापस आने का टाइम हमने नोट किया, तो 2 TR था। तो मैम जब आप डिस्टेंस वेलोसिटी अपॉन टाइम लिखेंगे तो V इंटू TR डिवाइड बाई 2 लिख दीजिए, क्योंकि जितना ये टाइम देगी वो ट्वाइस देगी। तो डिस्टेंस निकालने के लिए मैं उसको डिवाइड बाय 2 कर दूंगी और सीधा मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, डिस्टेंस का आ जाएगा। तो हमें वो चक्कर ही नहीं रहा कि हम यहाँ से ट्रांसमीटर को ऑन करें और रिसीवर को ऑन करें। तो अब जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट होगा उसमें क्या होगा, कोई ना कोई तरीके की वेव्स यहाँ से ट्रैवल करेंगी, सामने एक रिफ्लेक्टर होगा, जहाँ से वो रिफ्लेक्टर से वेव्स वापस पहुँचे, वो टाइम नोट करेगा कि कितना टाइम लगा है और स्पीड कितनी है। वो किसने मेज़र करी, स्पीड आपका यही तो इंस्ट्रूमेंट मेज़र कर रहा है, जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जाएंगी ना, ट्रैवल करेंगी, वही तो आपका स्पीड भी मेज़र कर रहा है और टाइम भी मेज़र कर रहा है। रिफ्लेक्टर का सिर्फ काम था उन वेव्स को रिफ्लेक्ट करके वापस भेजना। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अरे अगर देखो वेव यहाँ से यहाँ तक पहुंची, उसको 2 सेकंड लगे, यहाँ से यहाँ वापस आई 2 सेकंड लगे, तो टोटल उसने 4 सेकंड बताया होगा ना, यहाँ पर वो टोटल 4 सेकंड बताया होगा, तो डिवाइड बाय 2 कर दिया। टाइम सेम ही लगा है, तभी तो बोल रही हूँ मैं कि एक टाइम उसने यहाँ तक जाने का नोट किया, एक वेव को वहां से टकरा के वापिस आने का नोट किया। रामजी मिश्रा, क्लियर है आपको क्या जो मैंने बताया अभी, बोलो। तो यहाँ से एक डेफिनेशन में क्या बना सकती हूँ, ये बना सकती हूँ कि ये जो आपका EDM इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट भी बोल सकते हो, क्योंकि जो वेव्स है वो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तो मैम यहाँ पर EDM इज बेस्ड ऑन जनरेशन प्रोपिगेशन। जनरेशन मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जनरेट कर रही है, फिर वेव्स प्रोपेगेट मतलब चलकर आगे जा रही हैं,
फिर रिफ्लेक्शन मतलब रिफ्लेक्ट होके वापिस आ रही हैं, और वापिस आके रिसेप्शन, रिसेप्शन मतलब ये इसको फिर से रिसीव कर रहा है। ये पूरा ईडीएम का क्या हो गया, एक प्रॉपर डेफिनेशन। तो इट इज बेस्ड ऑन जनरेशन, प्रोपिगेशन, रिफ्लेक्शन, रिसेप्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्लियर हो गया? अभी बताओ, अभी किसी को कुछ पूछना है तो, है ना? चलें आगे। अब सुनिए, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईडीएम इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मैंने स्टार्टिंग में आपको 3 इंस्ट्रूमेंट्स बताए, 3 इंस्ट्रूमेंट्स बताए थे, जियोडीमीटर, टेलियोमीटर। वो क्या है? ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना, अगर आपने +1 2 में पढ़ा होगा तो आपने उसमें पढ़ी होगी रेडियो वेव, माइक्रोवेव, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड। मैं पूरा नहीं समझा रही हूँ यहाँ पर, फिजिक्स में आता था कि अगर इसको डिवाइड करोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एज पर द फ्रीक्वेंसी, आप इसको अलग अलग वेव्स में डिवाइड कर सकते हो। तो हमारा जो ईडीएम इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो मैंने अभी 3 नाम बताए थे, वो तीनों अलग अलग, उनसे जो वेव्स वहां से निकलेंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के टाइप हैं, माइक्रोवेव, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड। तो कौन सी वेव्स हैं जिसको हम प्रोपेगेट करवा के भेज रहे हैं और जो रिफ्लेक्ट होके आ रही हैं, उसके बेसिस पे हमने इंस्ट्रूमेंट्स को नाम दे दिए। तो अब मुझे पेपर के लिए क्या याद रखना है? अब मुझे पेपर के लिए क्या याद रखना है? देखो, आपको सबसे पहले माइक्रोवेव इंस्ट्रूमेंट्स जो सबसे ज़्यादा दूर तक के डिस्टेंस को मेज़र कर सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 100 किलोमीटर, ये फ्रीक्वेंसी वगैरह तो नहीं पूछी जाती। तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस जो मेज़र कर पाएगा दूर का, वो कौन है? माइक्रोवेव इंस्ट्रूमेंट। माइक्रोवेव इंस्ट्रूमेंट में आता है टेलियोमीटर। स्टार्टिंग में 3 ईडीएम इंस्ट्रूमेंट्स बताए थे। तो जो माइक्रोवेव इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो किस पे डिपेंड है? या टेलियोमीटर से कौन सी वेव्स निकलती है? मैम प्रिंसिपल सेम है क्या? हाँ, प्रिंसिपल सेम है। जो वेव्स जा रही है वो कौन सी जा रही है? माइक्रोवेव जा रही है। जो वेव्स जा रही है वो माइक्रोवेव जा रही है। जो माइक्रोवेव्स आती हैं, इसी के बाद आप देखोगे रेडियो वेव्स। दोनों का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कभी माइक्रोवेव या कभी रेडियो वेव। ये जो डिस्टेंस मेजर करती हैं, इनकी एक्यूरेसी क्या रहती है? 15 mm से 5 mm पर किलोमीटर। मतलब 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में जो एरर आ सकता है वो 5 mm से 15 mm के बीच में आ सकता है, जो कि बहुत कम है। आप खुद देख रहे हो यहाँ पर, है ना? समझ में आ रही है ना चीज़ें? तो अब मुझे याद रखना है M के साथ T, माइक्रोवेव के साथ क्या आएगा? टेलियोमीटर आएगा। पेपर के लिए याद रखना है। अगली चीज क्या है? विजिबल लाइट इंस्ट्रूमेंट। तो अगर विजिबल लाइट, जिस पर्टिकुलर विजिबल लाइट भी देखोगे आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक पूरा टेप बना होता है, एक डायग्राम सा, वहाँ विजिबल लाइट का एक रीजन होता है। तो अगर विजिबल लाइट यूज की जाएगी एज अ कैरियर वेव, कैरियर वेव जो इंस्ट्रूमेंट से जा रही है, रेंज इसकी माइक्रोवेव से कम रहती है, जनरली 25 किलोमीटर। इसमें जीओडी मीटर इसका एग्जाम्पल है। तो विजिबल लाइट के साथ किसको याद रखना है? जीओडी मीटर को। तो ये V के साथ G आएगा, ये ध्यान रखना है। विजिबल लाइट के साथ जीओडी मीटर आएगा। एक्यूरेसी वगैरह कहीं पूछी नहीं गई है, तो 10 mm पर किलोमीटर से 2 mm पर किलोमीटर के बीच में रहती है। और तीसरा जो इंस्ट्रूमेंट है, उससे जो वेव्स पास होंगी, दैट इज इंफ्रारेड वेव्स। तो वो है डिस्टोमेट। डिस्टोमेट से कौन सी वेव्स जाएंगी? इंफ्रारेड वेव्स। ये मुझे याद रखना है, कम से कम 2 से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए। तो आपने क्या रखा याद? माइक्रोवेव के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? टेलियोमीटर। डिस्टोमेट जो है, यहाँ से कौन सी वेव्स जाती है? इंफ्रारेड, इंफ्रारेड। और जीओडी मीटर के लिए क्या याद रखना है आप लोगों को? विजिबल लाइट। जीओडी मीटर के लिए क्या याद रखना है? वीजी या जीवी, जो भी आपको अच्छा लगता है। ये 3 नाम याद कर लेना। आपसे ईडीएम के टाइप्स पूछे जाएंगे, तो वो ये होते हैं एमटी, वीजी और डीआई। ठीक है, क्लियर? तो पेपर में ईडीएम का प्रिंसिपल आपको पता चल गया, और आपको ये भी समझ में आ गया कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है, इसमें से कौन कौन सी वेव्स आगे जाती हैं। अब अगर मैं बात करती हूँ, ये तो हो गया ईडीएम इंस्ट्रूमेंट। अब हमने क्या किया, जिसको हम पहले से बोलते आ रहे थे बार बार, कि टोटल स्टेशन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो सारी चीज़ों को बहुत ही एक्यूरेसी से मेजर कर लेता है। तो अब हम बात करते हैं टोटल स्टेशन की। आप में से कुछ लोगों ने यूज़ किया भी होगा। देखो, सच बोलूँ तो मैंने भी किया है, लेकिन मुझे इतना अच्छे से नहीं अभी याद है कि उसको कैसे कैसे ऑपरेट करते हैं। मतलब अगर मुझे देंगे तो अभी मुझे नहीं आता है, पर मैंने किया है, और उसमें मैं जितनी चीज़ें यहाँ पर आपको बताऊंगी, आपको वो पढ़नी है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो हमारा सबसे पहले बात करते हैं टोटल स्टेशन का डेफिनेशन क्या बोल रहा है।
ये दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स का कॉम्बिनेशन है। कौन कौन से? पहला तो इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट। तो अगर थियोडोलाइट बोल दिया तो इसने एंगल मेजर करना है, एंगल मेजर करना है अप टू 2 सेकंड 1 सेकंड इतने तक का लीस्ट काउंट रहेगा। कितना रहेगा अभी देखेंगे आगे। दूसरा एंड इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट। तो मैम अभी हमने इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट पढ़ा, उसका प्लस इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट, डिस्टेंस भी मेजर हो जाएगा, एंगल भी मेजर हो जाएगा। इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है टोटल स्टेशन। टोटल स्टेशन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? जहां पर मैं अभी खड़ी हूं, अब मुझे एक बात तो समझ में आ गई, अगर ईडीएम वो बोल रहा है तो यहां पर मैंने इंस्ट्रूमेंट रखा है, सामने एक रिफ्लेक्टर होगा। सामने क्या होगा? एक रिफ्लेक्टर होगा। जब वेव यहां से जाएंगी रिफ्लेक्ट होके वापस भी आएंगी, सामने एक रिफ्लेक्टर होगा। तो मैम यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? और क्या चीज़ें? एक तो हम डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, हम एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं, हम हॉरिजॉन्टल एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं और वर्टिकल एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? यूज नहीं है, बस देखा है, कोई बात नहीं, जितना भी है हम अभी समझ लेंगे, पेपर के लिए जरूरी। सो क्या लिखा है? वी कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ रिफ्लेक्टर। जहां रिफ्लेक्टर पड़ा है इसका एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट, तीनों कोऑर्डिनेट मिल जाते हैं। मतलब इसकी प्रॉपर पोजीशन मुझे मिल जाएगी कहाँ पर है। डिस्टेंस मेजर कर रहा है, एंगल मेजर कर रहा है, कोऑर्डिनेट्स मेजर कर रहा है, और क्या लिखा है देखो, साइमल्टेनियसली मेजर द वर्टिकल एंगल, हॉरिजॉन्टल एंगल। अगर कोई स्लोप है तो स्लोप के अलोंग कितना डिस्टेंस होगा, स्लोप के अलोंग कितना डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस भी मेजर कर लेता है। अच्छा, अब माइक्रो प्रोसेसर इन द इंस्ट्रूमेंट टेक रिकॉर्डिंग, रीडिंग एंड नेसेसरी। अब क्या होगा? जैसे हमारे फोन आ गए हैं, जैसे हमारे लैपटॉप आ गए हैं, उसमें क्या लगा होता है? प्रोसेसर होते हैं ना अलग अलग, तो इसमें भी प्रोसेसर होता है। जब आप रीडिंग ले लेंगे तो इजीली आप इस डाटा को अपने कंप्यूटर में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, और मतलब जो भी आपने वैल्यूज RL निकाले होंगे तो आप इजीली मैप बना सकते हो, कॉन्टूर्स बना सकते हो। तो ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो सारे काम अकेले करके दे देता है। तो क्योंकि इससे हम मैप बना लेंगे, कंप्यूटर में हम सारा डाटा को इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। क्योंकि जो हम मेजरमेंट ले रहे हैं सीधा रिफ्लेक्टर को अलग अलग जगह पर रख रहे हैं जहां जहां मेजरमेंट लेना है, और मेजरमेंट ये लेगा, तो यहाँ पर रीडिंग के मिस होने के भी चांसेस बहुत कम होते हैं। और मतलब क्यों कम होते हैं अभी धीरे धीरे समझते हैं। तो एक ओवरव्यू मिल गया कि टोटल स्टेशन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट प्लस इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट। ठीक है, मेजर क्या करेगा? डिस्टेंस, एंगल, कोऑर्डिनेट्स, और इवन हमारा जो इंक्लाइन डायरेक्शन में भी अगर डिस्टेंस होगा उसको भी मेजर कर लेगा। तो ये तीन चीजें मैंने आपको बता दी। देखो इसमें होता क्या है, मैं और भी डायग्राम्स लाई हूँ। सबसे पहले तो ट्राइपॉड ही होगा, जैसे हमारा थियोडोलाइट होता है। ट्राइपॉड के ऊपर हम किसको रखते हैं? ट्राइपॉड के ऊपर टोटल स्टेशन होगा। एक सामने हमारा प्रिज्म पोल है जिसके ऊपर प्रिज्म रहेगा, जिससे आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिफ्लेक्ट होके आएगी और वापस पहुंचेगी। इस असेंबली को यहाँ पर मेन फ्रेम असेंबली बोल देते हैं। ट्राइपॉड को हम इसके ऊपर सेट करने के लिए लगाते हैं। ये सेम चीज कहानी है जैसे हमने बाकी इंस्ट्रूमेंट में भी पढ़ा था। जैसे हमने बाकी इंस्ट्रूमेंट में पढ़ा था, कुछ अलग नहीं है, बनने और देखने में अगर हम देखें तो उसके जैसा ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर मैं इसके बारे में कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट दिखाऊं तो थोड़ा पास से ज़रा इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरीके का होता है। ये ऊपर हैंडल है जिससे आप पकड़ सकते हो इसको, है ना। अब यहाँ एक डिजिटल स्क्रीन दिखाई दे रही है जिसमें डिजिटल सारी वैल्यूज दिखा देता है और स्टोर भी कर देता है। मान लो मैंने किसी पॉइंट का सामने RL निकाला, कोऑर्डिनेट्स ये अपने आप ही दिखा देता है। जब आप एंगल मेजर करोगे तो वो सारी वैल्यूज यहाँ आएंगी। आप पिछली वैल्यू को क्या कर सकते हो? पिछली वैल्यू को सेम टाइम पे सेव कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर क्या है देखो, SD कार्ड इंटरफेस भी है ना। जो जैसा हमने थियोडोलाइट में पढ़ा था, ट्राइवेट होता है, ट्राई ब्रेच होता है, तो वैसे ही अपर प्लेट ट्राई ब्रेच है। यहाँ पर फुट स्क्रू भी लगे हुए हैं वैसे इसको लेवल करने के लिए। और ये ऑक्यूलर ना जनरली आई को बोला जाता है, ये उसी का ही एक सिनोनियम है, तो इसी को आप आई पीस भी बोल सकते हो। ये हमारा आई पीस होता है जिससे हम लोग देखते हैं। अच्छा, ये एडजस्टिंग स्क्रू, ठीक है। ये फोकसिंग रिंग है जो आपको आई पीस को फोकस करने के लिए देखनी होगी। ऊपर एक छोटा सा ब्लैक कलर का ऐसे करके, अगर आपने कभी गन देखी है असली वाली, तो जब आपको बोलते हैं कि निशाना लगाओ तो आप गन में ऊपर से देखते हो ना, निशाना नीचे से लगता है जब हम टारगेट पे मारना होता है। लेकिन हम लोगों ने जब टारगेट को देखना होता है तो इस ऊपर वाले पॉइंट से देखते हैं। अगर ये गन मैं यहाँ पर बनाऊं, मेरे से नहीं बनेगी, ठीक है। तो
उसको हम यहाँ पर साइटिंग डिवाइस बोलेंगे। मतलब कि जब मैं सामने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रिफ्लेक्टर पे बिल्कुल रिफ्लेक्ट करवाना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ से बिल्कुल सामने किसको रखूंगी, प्रिज्म को। प्रिज्म इसके बिल्कुल सामने होना चाहिए, तभी रेज रिफ्लेक्ट होके वापस आएंगी, तभी रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तभी रिजल्ट मिलेगा। हर इरेगुलर नहीं, सभी तरीके के एरियाज में ये काम आता है। अब देखो, अब इस डायग्राम को देखना ध्यान से। यहाँ लेवलिंग स्क्रू लगे हुए हैं, बाकी ये जो स्क्रू है ये माइनर एडजस्टमेंट के लिए हैं, जैसे वर्टिकल क्लैंप, हॉरिजॉन्टल नॉब। यहाँ पर बीच में क्या, एक डिजिटल स्क्रीन है, एक बेस प्लेट लगी है जो क्या करेगी, इसको नीचे ट्राइपॉड से कनेक्ट करेगी। ये जो पैनल आपको पूरा यहाँ पर दिखेगा, इसको आप कंट्रोल पैनल बोलते हो। आई पीस मैंने ऑक्यूलर दिखा दिया पिछले वाले केस में, ये हैंडल होगा, और इसी को एलिडेड भी बोला जाता है। देखो, एलिडेड आप याद भी रख सकते हो, क्योंकि आपने क्या पढ़ा है, जो प्लेन टेबल सर्वे है उसमें साइटिंग के लिए क्या किया जाता था, एलिडेड का यूज करते थे। तो जो छोटा सा ऊपर दिख रहा है ना, जिसको हमने पिछले वाले डायग्राम में क्या बोला था, साइटिंग डिवाइस, इसी को क्या नाम दे दिया, एलिडेड दे दिया। और ये सामने क्या लगाया है, ये प्रिज्म लगाया है। तो अभी मैं इसको ऐसे देख रही हूँ, मतलब अभी जब आप ऑब्जर्वर खड़ा होगा तो इसकी पोजीशन ऐसी होगी, आई पीस इस तरफ है, ऑब्जेक्टिव दूसरी तरफ है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो मान लो इसको ऐसे करके मोड़ देते हैं, तो इसके बिल्कुल सामने ये लगा होगा प्रिज्म, इसके सामने प्रिज्म। अब आप बोलेंगे पिछले केस में प्रिज्म पोल दिखाया, प्रिज्म पोल भी हो सकता है, उससे भी ज्यादा एक्यूरेट है कि प्रिज्म भी ट्राइपॉड के ऊपर फिक्स है। जब प्रिज्म पोल लगाएंगे तो हो सकता है जो इंसान उस पोल को लेकर खड़ा हो वो मूवमेंट कर रहा हो, या अच्छे से फिक्स नहीं हुआ हो, तो रेज भी जो रिफ्लेक्ट होके आएंगी वो वही डाटा देंगी। अगर मैं ट्राइपॉड के ऊपर प्रिज्म को फिक्स कर देती हूँ, वो और ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगा, और प्रिज्म से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिफ्लेक्ट होके आएंगी और हमें रिजल्ट देंगी। एक जनरल सा ओवरव्यू मिल गया। मैं इन सबके पॉइंट्स लिख कर लेकर आई हूँ कि किस स्क्रू का यूज़ किस लिए किया जाता है। पहले मुझे बताइए, एक जनरल सा एक वो इंस्ट्रूमेंट जिसको शायद हम पहली क्लास से वेट कर रहे थे कि इसके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे, तो ये वो इंस्ट्रूमेंट है, हाँ, लेवलिंग का के लिए। अरे अभी हम टोटल स्टेशन पढ़ रहे हैं और आप ऑटो लेवल का क्वेश्चन पूछ रहे हो। ऑटो लेवल और टोटल स्टेशन कौन सा एक्यूरेट होगा, ये क्या सवाल पूछ रहे हो। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, अगर मुझे लेवलिंग करनी है ज़्यादा आसानी से इसमें होती है। इसमें क्या होता है, ऑप्टिकल प्लूमेट लगा होता है साइड पर, ऑप्टिकल प्लूमेट लगा होता है, वहां से देखते हो और नीचे जो ऑब्जेक्ट है वो आपको दिखाई देता है। या फिर आप यहाँ पर एक की को प्रेस करते हो, अगर आपने पूछा ही है, एक F2 कुछ ऐसा आता है, मुझे याद नहीं है, एक की को प्रेस करते हो, प्रेस करने पर ना यहाँ पर एक सर्कल बना आ जाता है और उसके बीच में आपको एक डॉट दिखाई देता है। तो आप ये जो आपको ये स्क्रीन दिख रही है, स्क्रीन से भी आप लेवल कर सकते हो, उसमें जो आपको ब्लैक कलर का डॉट दिखेगा उसको सेंटर पे लाना होगा। तो यहाँ पर लेवलिंग वैसे ऑप्टिकल प्लूमेट से भी की जाती है। इसमें जैसे थियोडोलाइट था, थियोडोलाइट में ऑप्टिकल प्लूमेट होता है, वैसे यहाँ पर भी यूज़ किया जाता है। अब देखो, यहाँ पर भी प्लूमेट यूज़ करोगे, उसकी हेल्प से आप यहाँ पर लेवलिंग करोगे, सेंटरिंग करोगे। ठीक है, सेंटरिंग इससे करोगे। बाकी लेवलिंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बबल भी होता है। ये देखिए, एक छोटा सा सर्कुलर ट्यूब होती है, एक सर्कुलर ट्यूब होती है, सर्कुलर लेवल ट्यूब। और अगर आपको याद हो, मैंने बताया था जो ऑटो लेवल होता है उसमें भी सर्कुलर ट्यूब होती है। तो सर्कुलर देने का मतलब है जिसकी लेवलिंग बहुत जल्दी हो जाए, जिसकी लेवलिंग जो है वो जल्दी हो जाए, तो वो भी होता है। पर यहाँ पर स्क्रीन से भी आप लेवलिंग कर सकते हो। लेवलिंग करने के लिए क्या लगे हैं, 3 फुट स्क्रू लगे हुए हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। और सेंटरिंग करने के लिए ऑप्टिकल प्लूमेट का यूज कर सकते हो। अब देखिए, जो हमने यहाँ पर नाम पढ़े, इनके बारे में क्या क्या चीजें लिखी हैं। तो सबसे पहले एक कैरी हैंडल देखा आपने, ये कैरी, इसको पकड़ने के लिए, कैरी करने के लिए, ऑब्वियस सी बात है। एलिडेट देख लिया, ताकि हम क्या कर सके, इंस्ट्रूमेंट को अलाइन कर सके टूवर्ड द टारगेट। ये हमारा एलिडेट हो गया, ताकि हम इसको अलाइन कर सके टूवर्ड द टारगेट। ऑब्जेक्टिव लेंस क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस हमारा, अगर हम ऑब्जेक्टिव लेंस को फोकस करते हैं तो मैम जब भी हम सामने कोई ऑब्जेक्ट देखते हैं तो वो ऑब्जेक्ट की क्लैरिटी के लिए हम ऑब्जेक्टिव लेंस को फोकस करेंगे। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, या फिर मैग्नीफाई करके देखना है ऑब्जेक्ट को। जब ऑब्जेक्ट को बड़ा करके या अच्छा क्लियर देखना है तो ऑब्जेक्टिव लेंस यूज होगा। सो इट कैच द ऑब्जेक्ट बीइंग साइटेड एंड मैग्नीफाइज द ऑब्जेक्ट, है ना। आई पीस क्या करेगा, आई पीस हमारा जो क्रॉस हेयर होता है इसको हमें बिल्कुल क्लियर दिखाता है।
क्रॉस हेयर जो होता है इसको क्लियर दिखाता है। तो जब मुझे क्रॉस हेयर की थिन वायर्स जो ब्लैक कलर की है जब ये क्लियर दिखने लग जाए मतलब आई पीस जो है वो पूरा फोकस हो चुका है। थियोडोलाइट में भी सेम चीज पड़ी थी। फोकसिंग नोब तो फोकस करने के लिए होगी व्हेन वी सी फ्रॉम द आई पीस को फोकस करने के लिए। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्लैंप्स क्या होंगे? वर्टिकल क्लैंप एक तो हॉरिजॉन्टल क्लैंप है, एक वर्टिकल क्लैंप है। अगर आप इन दोनों को बिल्कुल टाइट कर देते हो तो हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। नहीं तो क्या है मैम, जैसे हमने थियोडोलाइट में देखा था हमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसको मूव करना पड़ेगा तो हमें लोअर वाले को लूज करना पड़ेगा, या फिर अगर आपको वर्टिकल से कोई एंगल साइड करना है इंक्लाइंड ऊपर या नीचे तो उस केस में भी आपको ऊपर वाले को लूज करना पड़ेगा। तो ये क्या करेंगे, ये हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करेंगे कि हॉरिजॉन्टल में हो पा रही है या वर्टिकल में हो पा रही है। समझ रहे हो? क्योंकि आपने थियोडोलाइट पढ़ा है तो आपको चीजें समझ आ रही हैं, उसी से रिलेट करके ही समझ आ रही है, कुछ नया नहीं है। नया क्या है कि एक स्क्रीन लगा दी है और एक हमारा सारी चीजें स्टोर हो रही है और वो हमारी लैपटॉप में जाकर अपने आप सारा काम कर दे रही है ना। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे लिए नहीं है। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्लैंप्स है। ये किस लिए है? टू लॉक द इंस्ट्रूमेंट। अगर इंस्ट्रूमेंट को लॉक करना है या उनको रिस्पेक्टिव एक्सिस के अबाउट मूव करवाना है उसके लिए। अच्छा, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल टेंजेंट स्क्रू का यूज किस लिए किया जाता है? माइनर मूवमेंट्स के लिए टेंजेंट स्क्रू का यूज किया जाता है। ठीक है। लेवलिंग स्क्रू का यूज किस लिए किया जाएगा? 3 फुट स्क्रू लगे हुए हैं ताकि आप इंस्ट्रूमेंट को लेवल कर सको। बेस प्लेट क्या है? इट इज द एरिया विद विच द इंस्ट्रूमेंट लेवल अटैच टू द ट्राइपॉड। वो अभी हमने देख भी ली थी। ये बेस प्लेट नीचे थी जो हमारी ट्राइपॉड के साथ अटैच होगी। रिफ्लेक्टर क्या होगा? यूज टू रिफ्लेक्ट द सिग्नल जो ईडीएम इंस्ट्रूमेंट से आएगा और सामने एक ग्लास प्रिज्म होगा जिससे हमारी रेस सारी डिफ्लेक्ट होकर आएंगी। ये नोट्स में लिखना है आपने। अभी मैं यहाँ पर इसलिए सारे पॉइंट्स लिख कर आई हूँ। ठीक है, आप नोट्स में आप अपनी नॉलेज के लिए लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, क्योंकि ये तो मैंने आपको पार्ट्स बताए। आपने बोला था कि थोड़ा सा अच्छे से बताना टोटल स्टेशन, तो मैं इसके सारे पार्ट्स बता रही हूँ। मेन इसका प्रिंसिपल आपसे पूछा जा सकता है, बाकी यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी हैं वो बता देती हूँ। तो आज आपको नोट्स बनाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, है ना, कोई बात नहीं। अगर लिखा होता है ना कैपेसिटी ऑफ टोटल स्टेशन, तो कैपेसिटी ऑफ टोटल स्टेशन का मतलब क्या होता है कि उसका एडवांटेज क्या है, वो क्या क्या कर सकता है। तो अभी देखो, अब जो ये पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं कितने खतरनाक पॉइंट है, मतलब हैरान कर देने वाली चीज है कि जिसने भी बनाया उसने कमाल चीज बना दी है। देखो क्या है, एवरेज ऑफ मल्टीपल एंगल मेजर्ड। एक तो ये एंगल मेजर करके दे रहा है, फिर हम वहां पर कीज को इस तरीके से सेट कर सकते हैं कि अगर मैंने 5 एंगल मेजर किए, 5 का एवरेज करके दे देगा। तो हमें एवरेज भी नहीं करना है, मतलब इंसान कुछ भी ना करे, सारा काम यही कर रहा है। एवरेज ऑफ मल्टीपल डिस्टेंस मेजरमेंट, आपने अगर बहुत सारे डिस्टेंस मेजर किए उसका एवरेज का रिजल्ट दे देगा। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करेगा, डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स, तो वही बात हो गई। एलिवेशन ऑफ ऑब्जेक्ट हमें मेजर करके देगा और कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑब्जर्व्ड पॉइंट हमें निकाल कर देगा। सो डाटा इज कलेक्टेड and processed in the total station can be downloaded to the computer। सबसे अच्छी बात है कि सारा डाटा जो है कभी मिस नहीं होगा और सारी चीज़ें को हम लोग कंप्यूटर पे डालकर जो भी उसके ऑब्जर्वेशन के साथ मैप प्लान जो बनाना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ देख लेना। तो डिस्टेंस मेजरमेंट में क्या लिखा है, इसकी रेंज वेरी कर सकती है 2.8 से 4.2 किलोमीटर। ये अलग अलग जगह पर अलग अलग वैल्यूज़ लिखी हुई थी, और इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो 5 से 10 mm पर किलोमीटर का एरर जो है वो इसमें आ सकता है। तो ऐसे नहीं है, इसमें एरर नहीं आएगा। एंगुलर मेजरमेंट जो है, इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट है वो एंगल मेजर करेगा, तो 1 से 6 सेकंड तक की एक्यूरेसी उसमें रहती है। तो एरर आएगा तो एंगल में सिर्फ 1 to 6 सेकेंड्स का आएगा। डाटा प्रोसेसिंग आपको बता दी, इंस्ट्रूमेंट इज प्रोवाइडेड विद इनबिल्ट माइक्रो प्रोसेसर। जो माइक्रो प्रोसेसर लगाया होगा वो सारी ऑब्जर्वेशंस को क्या कर सकता है, अपने आप कंप्यूट करेगा, मुझे मैथमेटिकल कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। एंड कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई और जेड, कोऑर्डिनेट एक्स वाई एंड जेड, द प्रोसेसर इज कैपेबल ऑफ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये टेम्परेचर एंड जो बाकी की करेक्शन है अपने आप लगा के आपको रिजल्ट देगा। तो मुझे करेक्शन भी नहीं लगानी पड़ेगी, हमें कोई करेक्शन भी नहीं लगानी पड़ेगी। आप यहाँ पर उन करेक्शंस को अप्लाई करने के बाद का फाइनल रिजल्ट देख सकते हो। तो डिस्टेंस मेजर कर दिया इसने 2 से 4 किलोमीटर का इतनी एक्यूरेसी के साथ।
एंगल मेजर कर लिया 6 सेकेंड्स का। तो डिस्टेंस तो ईडीएम से किया, एंगल इसने इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट से किया। डाटा प्रोसेसिंग में हमने एक माइक्रो प्रोसेसर डाला है जो वैल्यूज को कंप्यूट या कैलकुलेट करता है। तो हमने इस तरीके से ट्रेन किया है अपने मॉडल को कि अगर वहां पर टेम्परेचर करेक्शन या और कोई करेक्शन लोकलिटी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसमें डायरेक्ट उस वैल्यू की करेक्टेड वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए डिस्प्ले में तो आपको क्या है, जितनी भी वैल्यूज आपने निकाली होंगी वो सारी डिस्प्ले में दिखेंगी और अलग अलग कीज होती हैं, इसमें बहुत सारी तरह की थी। अभी मैंने सोचा वो बताऊंगी तो पेपर के लिए इतनी ज़रूरी नहीं है, कभी मौका मिला ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि मैंने यूज़ नहीं किया है, वो पढ़ के थोड़ी चीज़ें याद आ रही थी। तो वो जो कीज़ वहाँ पर यूज़ होती है सबके अलग अलग फंक्शंस होते हैं, तो वो जब भी आप प्रेस करोगे तो आपको वो डिस्प्ले में दिखाई देगा, जो आपको यहाँ पर इस डायग्राम में डिस्प्ले नज़र आ रहा था। ठीक है, तो इसका एडवांटेज क्या देखना, इतने तो एडवांटेज हो गए, बहुत ही फास्ट काम होगा, एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होगी, नॉर्मल एरर जो आते हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगे, कैलकुलेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बहुत जल्दी मिल जाएंगे जिससे हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट की पोजीशन मिल जाएगी, है ना, और अपने आप ये करेक्शन लगा कर दे देगा, टेम्परेचर और प्रेशर करेक्शन। कंप्यूटर कैन बी एम्प्लॉयड फॉर मैप मेकिंग, तो मैप वगैरह बना सकते हैं और क्रॉस सेक्शन वगैरह बना सकते हैं। तो ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए कॉलेज में आपको दिया नहीं जाता। अगर आप इतने सारे इसके फ़ायदे देख रहे हो तो सोच सकते हो ना ये महंगा भी कितना होगा, तो 5 से 6 लाख का तो ये आता ही होगा, और अगर कॉलेज में आपको दे दिया तो वो इतना खर्चा, मतलब कम से कम 6 लाख का तो ये आता ही होगा। तो उतना खर्चा आप वैसे भी नहीं उठा पाओगे कि आप कॉलेज वालों को वापस कर पाओ। तो एंगल ये अप्रॉक्सीमेटली 1 सेकंड तक का मेजर कर लेता है और मिनिमम डिस्टेंस ये 1 mm तक का मेजर कर लेता है। तो इस इंस्ट्रूमेंट को पढ़ने के बाद क्या आपको ऐसा लग रहा है कि अभी तक जो हमने सारे चैप्टर्स पढ़े उसकी बजाय अगर हम मैम इसी को यूज़ कर लेते, अभी तक सोचो आपने क्या क्या चैप्टर्स पढ़े, क्या ये उन सारे चैप्टर्स का काम कर दे रहा है? क्या ये कॉन्टूर्स बना दे रहा है, आरएल निकाल दे रहा है, डिस्टेंस निकाल रहा है, करेक्शन लगा रहा है, स्लोपिंग एंगल निकाल रहा है, वर्टिकल एंगल, हॉरिजॉन्टल एंगल, मतलब एवरेज भी निकाल दे रहा है सारी वैल्यूज का। अब जितने चैप्टर्स पढ़े जरा दिमाग में याद करो, कोई चैप्टर ऐसा लग रहा है कि आपको छोड़ दिया हो इसने, कोई चैप्टर ऐसा जो इसने छोड़ दिया हो? हाँ, कोई भी ऐसा चैप्टर? मुझे तो नहीं लगता, है ना, मुझे तो लगता है कि सारे चैप्टर्स का मतलब है कि ये एक अकेला ऐसा इंस्ट्रूमेंट बन गया जो सारे काम करके दे सकता है, अकेला एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बन गया जो सारे काम सारी ऑब्जर्वेशन करके दे सकता है ना। अब बात आती है जब आप इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करोगे ना, अब जैसे अब फ़ोन को यूज़ करना हम किसी उस बंदे को सिखाएं जिसने आज तक मतलब फ़ोन नहीं देखा है, तो उसको कब चलाना आएगा? क्या मैं उसको डायग्राम दिखा दिखा के चलाना सिखा सकती हूँ? उसको तब आ रहा है जब उसके हाथ में फ़ोन दे दूंगी और वो गलतियाँ करेगा। अब मैं यहाँ पर वो अलग अलग कीज़ जो है वो समझाऊंगी तब भी नहीं समझ आएंगी जब तक अपने आप नहीं उनको प्रेस कर देते, है ना। सारा सिलेबस हटा के मुझे भी ऐसे ही लगता है कि हमें सिर्फ टोटल स्टेशन देना चाहिए, थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। अच्छा, अब ये लास्ट चीज़ देखो, मैं बता नहीं रही हूँ, ये अब आपका थोड़े से सिंबल्स हैं, क्योंकि आपके पास अगर किसी के पास रेफरेंस बुक नहीं है तो यहाँ से रेफ़र कर लेना, PDF डाउनलोड कर लेना। SSC JEE में तो नहीं आता, आपके स्टेट एग्जाम में जैसे इस तरीके से पूछ सकते हैं कि अगर ये डॉटेड लाइन बनी आपको पेपर में दिख रही है तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस तरीके से 2 आपको सॉलिड लाइन दिख रही है तो वो पक्का रोड रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये मैंने कुछ PDF में लगा रखे हैं, क्योंकि हर चीज़ मैं तो यहाँ पर बनाऊंगी नहीं, तो आप एक बार इन पे नज़र मार लेना कि क्या बता रहे हैं। वैसे बहुत सारे साइंस है, इतने ज़्यादा आते नहीं हैं, लेकिन एक बार फिर भी नज़र मार लेना कि ओपन वेल है, ट्यूब वेल है, बेंच मार्क है, कौन सी चीज़ कैसे रिप्रेजेंट होती है। ठीक है, क्लियर? मतलब एक बार इसको देख लेना, सारे सिंबल्स को, जो सिंबल्स आपको क्या कर रहे हो थोड़े बहुत ऐसे देखने में लग रहे हो कि एक जैसे दिख रहे हैं, उनको थोड़ा सा अच्छे से देख लेना। एग्जाम में टोटल स्टेशन से क्वेश्चन आएंगे तो हमारे लिए ही प्रॉब्लम है दानिश, मुझे ऐसा लगता है, मतलब क्योंकि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, इसकी इतनी वर्किंग होगी जो समझनी मुश्किल है ना, इसलिए। हाँ मयूर, इसीलिए टोटल स्टेशन को लास्ट लेक्चर में पढ़ाया, और इसीलिए टोटल स्टेशन से पहले मैंने आपको एरर समझा दिए कि एरर कितनी तरह के हो सकते हैं, वो सारे जितने भी तरीके के एरर होंगे। ये मैंने इसलिए खोल दी स्लाइड क्योंकि ये अच्छी लग रही है देखने में, है ना। तो एरर कितनी तरीके के होते हैं वो हम लोग समझ सकें। तो इसी के साथ हमारा सर्वेइंग सब्जेक्ट हमने पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है। और
अच्छा लग रहा है कि हाँ हम चीज़ों को टाइम पर कवर कर पाए। और अगर आप लोगों को कोई डाउट भी रहते हैं तो आप चैट बॉक्स में कहीं ना कहीं आप कनेक्टेड हो तो आप वो पूछते रहना, ठीक है। और क्योंकि अभी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आपको बता दिया कि यूट्यूब पे 17 मई से हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, तो वहाँ पर आपका रिवीजन हो जाएगा। तो मैं ये बोलूँगी अगर उसको लाइव नहीं देख पा रहे, रिकॉर्डेड देख लेना, उसके नोट्स देख लेना, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस और थोड़ा सा थ्योरी रिवाइज होगा। तो आपको जितनी चीज़ें पढ़ी है अब डिटेल में तो पढ़ ली है, अब उसको एक एक, जैसे अभी कोई कह रहा था कि क्विक रिवाइज, मैं रिवाइज कुछ तो करवा सकती हूँ पर कुछ आपको अपने एंड से करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, टोटल स्टेशन जो ऑपरेट करना अच्छे से जानता है उनके लिए बहुत सारी प्राइवेट नौकरी भी है। अगर आप देखोगे इनको अच्छी सैलरी भी मिलती है जिसको अच्छी टोटल स्टेशन यूज़ करना आता है। मतलब अलग अलग जगह प्राइवेट कंपनीज में तो वैकेंसीज आउट होती हैं इसके लिए भी। तो ये आना एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव है। अगर आप फील्ड पे जॉब करना चाहते हैं, अगर फील्ड पे जॉब करना चाहते हैं तो सीख सकते हैं, अगर आपके पास ये इंस्ट्रूमेंट सीखने का वो है तो। जैसे आपने कॉलेज में सॉफ्टवेयर सीखे होंगे ना अलग अलग, तो उसी तरीके से ये आ गया तो आपकी प्रोफाइल में एक पॉजिटिव ऐड कर देगा, है ना। बाकी लास्ट में तो मैं यही बोल के जाऊंगी, कोशिश तो है कि फिर से हम मिलेंगे किसी ना किसी तरीके से, यूट्यूब से या क्या पता किसी सब्जेक्ट के थ्रू। लेकिन क्योंकि आप सब लोग अभी तैयारी कर रहे हो और पेपर आएगा, अभी कुछ लोग नर्वस अभी होने लग गए हैं, कुछ लोग कुछ टाइम बाद होंगे, या आप अपने आसपास के लोगों की वजह से अफेक्ट हो रहे हैं, और कुछ लोग अफेक्ट मतलब ज़्यादा हो जाते हैं जब कोई आपके बारे में बातें करता है। तो ये ना एक देखो, जब मैं भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी, गेट एग्ज़ाम की, मैं आपको सच बताती हूँ, मुझे क्या लगता है कि कोचिंग की क्यों ज़रूरत है। पर्सनली बातें मैंने किसी से सुनी नहीं है, क्योंकि जो चीज़ आप पर बीती होती है, मुझे लगता है अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप पे भी यही बीता होगा। तो जब मैं तैयारी कर रही थी, मैं गेट की तैयारी कैसे कर रही थी अगर मैं आपको बताऊं, तो गेट की तैयारी के लिए मुझे आज भी याद है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की बुक आती है वो मोटी सी, अगर आपने देखी होगी, इसके गर्ग की, इतनी बड़ी बड़ी 2 पार्ट्स हैं उसके। तो मुझे याद है कि जब मैं फाइनल ईयर में थी, मुझे नहीं पता था कि गेट का पैटर्न क्या रहता है। तो उस टाइम पर मैंने उसकी एक एक लाइन को पढ़ना शुरू कर दिया। अगर मैं एक एक लाइन को पढ़ रही थी, और गेट का पेपर वहां से 2 या 3 महीने दूर था, मतलब शायद मैं सीरियस लेट हुई थी ऐसे भी बोल सकते हैं। तो वो 2 से 3 महीने में मैंने सिर्फ एनवायरनमेंट पढ़ी, वो भी आधी। और 15 दिन पहले गेट से ये रियलाइज हुआ कि गेट में क्वेश्चन ऐसे तो आते ही नहीं है कि लाइन टू लाइन पढ़ो, पर बचपन में हमें क्या सिखाया जाता था, एक एक लाइन का मतलब आपको पता होना चाहिए, एक एक लाइन का मतलब पता होना चाहिए। ये चीज़ बिल्कुल गलत प्रूफ हो गई जब मैंने 15 दिन के बाद मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकाले। ये मेरी गलती है, मैंने कभी कहीं से कोचिंग नहीं ली, आप किसी से भी पता करवा लेना। जितनी भी, जहाँ पर भी मैं आज पहुंची हूँ, सब मेरी खुद की मेहनत है। और जो भी मैंने पढ़ाई करी है, मैंने अपने आप रेफरेंस बुक से पढ़ाई करी है, मतलब मेरी खुद की मेहनत है। तो अगर मैं ज़ीरो से यहाँ तक पहुँच सकती हूँ, तो मुझे लगता है कि आप में से कोई भी जो अभी अपने आप भी पढ़ रहा है, और या मुझसे भी पढ़ रहा है, या कहीं से भी पढ़ रहा है, तो वो भी यहाँ पर पहुंच सकता है। पर मुझे टाइम लगा। अब टाइम ये था कि वो 15 दिन बाद गेट का जब मैंने पेपर दिया, गेट में मैं कुछ ही क्वेश्चन सॉल्व करके आई, और मैं आपको मार्क्स भी नहीं बताऊंगी पर्सनली, इतने कम थे। और जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए वो मैंने वो कर पाई जो मैंने उन लास्ट 15 दिन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए थे, क्योंकि गेट में कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली प्रीवियस ईयर से रिलेटेड आ जाते हैं। फिर उस पेपर को देने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि गेट की तैयारी तो ऐसे नहीं हो सकती। फिर यूट्यूब पे बहुत वीडियोज है, तैयारी कैसे करना है, ये कैसे, मतलब एग्जाम कैसे क्रैक करना है, वो देगा। फिर मुझे पैटर्न को समझने में टाइम लगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और बुक को एक एक लाइन को पढ़ के पेपर नहीं निकलेगा। तो ये बहुत बड़ी सीख आप लोगों के लिए भी है, जो आप लोग कहते हैं ये भी पढ़ना है, ये भी यूनिवर्सिटी भी पढ़ना है। मैं आपको बता दूं, यूनिवर्सिटी एग्जाम और पेपर की तैयारी बिल्कुल अलग होती है। मैं गेट के लिए यूनिवर्सिटी एग्जाम की तरह ही पढ़ रही थी। जो मैंने गलती की, मैं नहीं चाहती आप लोग करो। अगर आप अभी कॉलेज में हो तो आप कॉलेज के साथ ये चीज़ों को अच्छे से पढ़ सकते हो, जो पेपर में ज़्यादा इंपॉर्टेंट आती है। पर आप ये गलती मत करना कि यूनिवर्सिटी एग्जाम की तरह एक एक लाइन, एक एक अंडरलाइन करके और उसके नोट्स बना रहे हो। तो सबसे ज्यादा जरूरी है ये जानना पेपर में आता क्या है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मुझे प्रिपेयर भी वैसे ही करना है। और हम लोग, आधे लोग इस रेस से इसीलिए बाहर हो जाते हैं क्योंकि हमें लगता है हमें सब कुछ आना चाहिए तभी पेपर निकलेगा। सब कुछ मतलब जितनी रेफरेंस बुक में जो लिखा हुआ है सारा डेटा याद होना चाहिए। पर आपको पता है कि कोई भी, हम भी तो इंसान ही है ना, हम कितनी चीजें याद कर सकते हैं।
मतलब हम भी इंसान है, मेरे को कितनी वैल्यूज याद हो जाएंगी ज़्यादा से ज़्यादा अगर मुझे कोई भी पेपर निकालना है। तो आपको भी जो पेपर निकालना है ना, आप लोग यहाँ पर आए हो, मैं आपको बोल रही हूँ आपकी आधी मेहनत कम हो गई है जो आपने खुद से करनी थी। इसलिए मैं आपको पहली क्लास से क्या बोलती आई थी कि आप अपनी फैकल्टी जो भी सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ा रही है उस पर भरोसा करना सीखो। अगर आप वो एक लाइन, क्योंकि हमें पता है पेपर कहाँ से आता है और कितने, मतलब कहाँ से तो नहीं बोल सकती, लेकिन किन क्वेश्चंस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, किन चैप्टर्स को ज़्यादा पूछा जाता है। तो वही वाली सेम गलती जो मैंने की थी कभी, मैं तो नहीं चाहती कि कोई और करे, और मुझे आज भी हंसी आती है कि यार मैं कैसे पढ़ाई कर रही थी। और जब मुझे पता चला कि ऐसे पेपर नहीं निकलेगा, मैंने सारा पैटर्न अपने आप चेंज किया था। आप लोगों को तो आइडिया है, आप लोग तो अवेयर हो, मुझे लगता है मैं तो अवेयर भी नहीं थी। और आप लोग तो हो भी कि हाँ इस बार भी प्री के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो। तो पहली बात ये बोलूँगी कि फैकल्टी पे भरोसा करो, और वो एक लाइन पढ़कर वैसे वाले से पेपर नहीं निकलता है। वैसे अगर पढ़ते रह जाओगे टाइम बहुत ज़्यादा बीत जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि पेपर क्यों नहीं निकल रहे, रीज़न ही नहीं ढूंढ पाओगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट क्या पता होना चाहिए, क्या पढ़ना है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है क्या पढ़ना है, और जो पढ़ना है उसको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि पेपर के लिए वो ज़रूरी है। अभी आप इस बात को समझो, मुझे अगर ये पता है कि पेपर में क्या क्वेश्चन, कौन से चैप्टर्स, क्या किस तरीके के सवाल, कौन से सब्जेक्ट ज़्यादा पूछे जाते हैं, अगर मैं इन सब का एक लिस्ट बना के साइड पे रख दूँ, यही चीज़ें तो पेपर निकाल देंगी। फिर चाहे जिसने जितनी मर्जी बड़ी बड़ी रेफरेंस बुक्स पूरी पूरी याद की हो, कुछ नहीं होगा उसका। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है वो चीज़ें ना पढ़ना जो फालतू की हैं, उनको साइड हटाना जो फालतू की है। इसलिए मैं आपको यही बोलूँगी, लास्ट में भी यही कहूँगी कि फैकल्टी जो पढ़ा कर जा रही है उस पर भरोसा कीजिए। और हमेशा जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसमें, इवन ईएससी में, इवन गेट में, और आपके स्टेट एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आप बोलोगे मैम ने नहीं पढ़ाया। हर कोई भी एग्जाम दे लीजिए, कोई भी नोट्स देख लीजिए, आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। कोई भी नोट्स देख लीजिए किसी के भी, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे बनाए जाते हैं जो कहीं नोट्स में आपको नहीं मिलेंगे। तो फिर अब आप उस टाइम भरोसा कम, फिर आप अलग अलग बुक्स खोल के बैठ जाओगे, फिर एक दूसरे के नोट्स मैच करोगे, नहीं मिलते कई क्वेश्चंस। ये बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि मैंने तैयारी की है तो मुझे भी पता है कि इस जर्नी में क्या क्या फेजेस आते हैं। फिर एक फेज आता है जब हमें बोलने लग जाते हैं आसपास के लोग, है ना, और उस टाइम पे क्या हो जाती है, टेंशन हो जाती है उन लोगों की बातें सुन सुन के कि अब क्या करें, और फिर मन करता है कि हम प्राइवेट नौकरी कर लें। और प्राइवेट नौकरी करते हैं और उसके बाद कभी तैयारी हो ही नहीं पाती, और फिर उसके बाद फिर प्राइवेट में ही लगे रह जाते हैं। तो मैं आपको बस यही बोलना चाहूँगी कि ये जो फालतू फालतू तो नहीं बोलती चलो, ये जो लोग हैं जो आपको कुछ भी बोल रहे हैं अभी सिर्फ इस वजह से कि आपकी जॉब नहीं है, वो भी सरकारी जॉब नहीं है, तो मतलब या तो ऐसा है कि उन्होंने कभी अपने आप कोई एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं किया है। मतलब मैं पर्सनली बोल रही हूँ, क्योंकि ये सारी बातें मैंने अपने आप फील करी हैं, मैं वो सारी बातें ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने सोचा था आज लास्ट में आपके साथ थोड़ा सा टाइम बात करूँगी, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि सब लोग बातें करने लग गए थे कि अब क्या करना है, ये करना है, ये पढ़ लिया, वो कर लिया, ऐसे ही होता है। पर और इन बातों को अभी मैं आसानी से बोल दूंगी कि आप इग्नोर कर दो, इग्नोर होते नहीं है। अगर आप मैं बोल दूंगी इग्नोर की ही नहीं जाती है, क्योंकि वो बुरी लग ही जाती है किसी ना किसी तरीके से। लेकिन आज ना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, मैं अभी किसी का नाम नहीं लूंगी, लेकिन मैंने खुद फील किया जो लोग बोलते थे ना, जो लोग कभी कुछ भी जो भी बोला करते थे, आज मुझे वो इतनी रिस्पेक्ट देते हैं। मतलब मैं खुद हैरान हूँ, मुझे तो हंसी आ जाती है। मेरा मन करता है कि यार आज मुझे वो इतना बुला रहे। मतलब मेरा नेचर कुछ इस तरीके का है, मैं किसी से बुरा बिहेव नहीं करती कि उसने मेरे साथ बुरा किया था, पर मैं उसको इतना मजाक में ले जाती हूँ। मुझे इतना मजा आता है, मैं आप लोगों को बताऊं, उन लोगों के घर में जाकर जब वो मुझे आप करके पूछ रहे होते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जितनी भी जर्नी अभी तक की थी ना, आप लोगों की भी टफ होगी, मेरी भी टफ थी। ऐसा नहीं है कि मैं पहले से ही सीख कर आई थी, या फिर मेरी अप्रोच थी, या मुझे कोई जानने वाला था। इस फील्ड में भी मेरा कोई जानने वाला नहीं था। ये जितनी भी जो मैं यहाँ तक पहुँची हूँ आज, एक तो मेरी खुद की मेहनत। अगर कोई मुझे पूछेगा कि आप किसको क्रेडिट देते हो, तो मैं तो बोलूँगी कि मैं अपने आप को क्रेडिट देती हूँ कि मैंने इतनी मेहनत करी। और दूसरी बात, लोगों की बातों को सुनकर भी फिर भी मैं यहाँ तक पहुँची। तो इसलिए मैं मतलब दूसरों को किसी को क्रेडिट देने की बजाय
आप बोलेंगे कि मैम चाहे ऐसे हो रही है, ऐसे बोल रही है, उनको इनका नाम लेना चाहिए, अपनी टीचर का नाम, पर मैं अपने आप को दूंगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मेहनत या जो भी चीज़ें बीती है वो आप पर ही बीतती है, वो आपको ही पता है ना। ये ब्लॉक करने की बातें क्यों कर रहे हो आप? आदित्य, दानिश, कुमार, इन सबको क्यों ब्लॉक करवाना चाहते हो? हाँ। और अब एक चीज़ सुन लेना, आपका जो एसएससी जेई का पेपर आएगा, जो लोग एसएससी जेई देने वाले हो एक चीज़ सुन लेना, आपको पता है कि आपका 100 नंबर आते हैं टेक्निकल, है ना, 100 नंबर आते हैं नॉन टेक्निकल, ठीक है। अब नॉन टेक्निकल का क्या रहता है, जो हमारा जनरल अवेयरनेस है। जनरल अवेयरनेस इतना बड़ा सिलेबस है कि मुझे मतलब हमेशा मैंने देखा है कि क्वेश्चन कहाँ से आ जाता है हमें नहीं पता। तो मतलब ये 50 मार्क्स है ना जो जनरल अवेयरनेस के, इसका पता ही नहीं है कहाँ से आ जाएगा। इसको मैंने साइड रख दिया, अभी इसको साइड रख दिया। अगर आप 100 क्वेश्चन देखो ये टेक्निकल वाले, मेरा सबसे पहला टारगेट ये 100 को इतना अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। मैं नहीं बोल रही 100 में से 100 कर पाओगे, मुश्किल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है, इतने सब्जेक्ट की चीज़ों में कुछ ना कुछ गलती हो जाती है। इसमें से अप्रोक्सीमेटली 80 नंबर पक्के कर लो। आपको बस समझा रही हूँ, प्री निकालना है ना सबसे पहले मेंस देने के लिए, तो आपको यहाँ से 80 नंबर पक्के करने। अब आपको पता है आपको कौन से सब्जेक्ट पसंद है और कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको बनते हैं, आपसे बनते हैं, ठीक है। दूसरी बात, इस नॉन टेक का जो 50 रीजनिंग वाला पार्ट है, फोकस करो उस रीजनिंग पे, क्योंकि रीजनिंग का क्वेश्चन कभी ऐसा नहीं आएगा, टाइम लेता है रीजनिंग का क्वेश्चन, लेकिन रीजनिंग का क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि पता नहीं किस सिलेबस से आ जाए। ये वाली चीज ऐसी है जो हमें ऊपर नीचे हो सकती है बहुत ज्यादा, और वो आपके लिए नहीं, आपके साथ जितने लोग तैयार कर रहे हैं उनके लिए भी ऊपर नीचे हो सकती है। तो मैं सबसे ज्यादा सेफ कैसे खेल सकती हूँ पेपर को निकालने के लिए, मैं 80 प्लस 50 पर फोकस करूंगी। मैं 80 प्लस 50 नंबर पे फोकस कर रही हूँ सबसे ज्यादा, कि यार ये नंबर तो मुझे लेने हैं, जाने नहीं देने हैं। अब मैंने प्लान बनाना है इस 80 प्लस 50 का। अगर मैं इस 80 प्लस 50 का प्लान बना लेती हूँ एक तगड़ा सा, ऐसे रिवाइज करूंगी, अभी भी मैं आपको बोल रही हूँ कि आप 80 प्लस 50 में 50 नहीं ला पाओगे, नहीं ला पाओगे, प्रैक्टिकल सी बात है। इसमें भी आपका जो एग्जाम में जाकर होगा वो थोड़ा कम मार्क्स आएगा, तो इसमें क्या रख लेनी है, टॉलरेंस रख लेनी है, कि इससे भी मेरा प्लस माइनस 10 से 15 मार्क्स हो सकता है, ठीक है। अब बात आती है इसकी जनरल अवेयरनेस। अब जनरल अवेयरनेस जितनी आपको पढ़ाई जा रही है या जहां से भी आप पढ़ रहे हो, भरोसा करके, क्योंकि जनरल अवेयरनेस किसी को नहीं पता कि अभी चेंज हो जाती है, इतना बड़ा सिलेबस है, कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे पढ़ाई जा रही है उस फ्लो में भरोसा करके पढ़ते रहो, ये सोच कर कि इस 50 से मैं 30 भी कर पाया, 20 भी कर पाया, 25 भी कर पाया, तो वो भी मेरे लिए एक ऐसा स्कोर होगा। आप बताओ, अगर आप ये कर पाओगे क्या आप एसएससी प्री को क्वालिफाई कर सकते हो? अगर आप ये कर पाओगे, क्या आप एसएससी प्री को क्वालिफाई कर पाओगे? तो आज ही एक वीडियो बनाई है मैंने कि प्री को क्वालिफाई करने के लिए कितने मार्क्स लेने होंगे। तो जनरल के ये डिपेंड करता है वैसे पेपर का लेवल क्या है, उस पर भी डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल क्या है, लेकिन अभी मैं पेपर का लेवल तो प्रिडिक्ट कर नहीं सकती। जो चीज़ों का हमें नहीं पता, मैंने आपको क्या बोला था, हमेशा क्या सोचना है, पेपर आसान आएगा। एक शिक्षा और एक ज्ञान ये भी दिया था इस कोर्स में, कि जिस चीज़ का मुझे नहीं पता क्या करना है, ऐसे सोचना है अच्छा ही होगा। तो अभी मुझे नहीं पता पेपर क्या आएगा, अगर मैं पहले ही मन में सोच लूंगी पेपर टफ आएगा तो मैं पहले ही डर जाऊंगी, यार इस बार तो ऐसा आया, पहले टफ आया, वैसा आएगा। तो जिस चीज का नहीं पता क्या सोचना है, हमेशा पॉजिटिव। तो आप क्या सोचोगे, पेपर आसान आएगा, आसान आपके लिए जिसने पढ़ा होगा, आसान ये नहीं कि दुनिया का कोई भी इंसान कर पा रहा है, इंसान हमारे लिए जिसने अच्छे से पढ़ा है। तो हमें नहीं पता कैसा आएगा, तो हम उस चीज के बारे में हमेशा क्या सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे। तो हमने यहाँ से 80 ले लिए, 50 और इसमें से 10, 50 की जगह चलो 40 कर दो। अगर मैं 80 कर दूं प्लस 40 कर दूं प्लस 25 कर दूं, क्या यहाँ से आपका एसएससी प्री निकल सकता है? मैं आपको सिर्फ एक रियल पिक्चर दिखा रही हूँ। हम लोग सिर्फ डरते रहते हैं कि इस सब्जेक्ट में यहाँ से आता है इसलिए पेपर नहीं निकलेगा, इस सब्जेक्ट में यहाँ से आता है। क्या आप लोग यहाँ से पेपर निकाल सकते हो? मुझे इतना बताना, बताओ। 145 के आसपास बन गया ये स्कोर, 145 के आसपास मैंने आपकी आंखों के सामने दिखाया है ये स्कोर। तो ये 145 स्कोर करने के लिए मैंने क्या करना है, मैम ये 80 नंबर यहाँ से चाहिए, रीजनिंग के 50 काट दिए मैंने, 40 रखे, 40 नंबर रीजनिंग के रखे, और इसके तो 25 ही रखे, 25 ही रखे।
तो अगर मैं इतना इतना टारगेट रख रही हूँ, इसमें भी टॉलरेंस अगर मैं थोड़ी सी रख देती हूँ, मैं रखना नहीं चाह रही हूँ अभी, नहीं तो आप तो ऐसे हो जाओगे कि मुझे और कम करना है। अगर मैं इसमें भी रख देती हूँ पर मैं नहीं रखूंगी, तो मैं इतने में अपना एग्जाम प्री का आराम से निकाल सकती हूँ। तो वो टॉलरेंस वाली चीज इसलिए रखनी है क्योंकि पेपर में जो सब्जेक्ट कई बार बहुत अच्छा पढ़ा होता है, उसमें कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो उस टाइम नहीं बन पाते, लेकिन उसी को बैलेंस करने के लिए कोई एक सब्जेक्ट ऐसा आ जाता है जो देखने में बहुत मुश्किल था लेकिन बेसिक क्वेश्चन आ गए। तो एग्जामिनर कभी ऐसा नहीं करेगा दो सब्जेक्ट बहुत टफ डाल दिए, मतलब जिनसे ज्यादातर क्वेश्चन आते थे। तो वो बैलेंस होता है, एक सब्जेक्ट अगर आसान आ रहा है तो एक थोड़ा टफ आएगा। और टफ हमें वो भी लग सकता है जो हमें ना पसंद हो सब्जेक्ट या हमने कम पढ़ा हो, वो भी हमारे लिए टफ बन जाता है। तो मैं आपको ये बोलूँगी, अपना टारगेट, आपको मैंने एक वीडियो वो भी प्रोवाइड करी है जिसमें मैंने सब्जेक्ट वाइज वेटेज बताई है, ताकि ये 80 नंबर मेरे पूरे पक्के कहाँ से हो सकते हैं मैं वो देख सकूँ। रीजनिंग तो मैंने आपको, रीजनिंग और वो आपने देखा ही है, उसके लेक्चर्स तो आपको मिलते ही हैं, सचिन मोदी सर भी पढ़ाते हैं आपको। और प्रैक्टिस करते रहो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते रहो प्रैक्टिस अच्छे से, है ना। तो पेपर 2 की अगर मैं बात करूं, अमृत बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करूं, पेपर 2 मुश्किल नहीं होता। पेपर 2 का पिछले 5 साल का प्रीवियस ईयर देखना, हर साल सेम तरह के क्वेश्चन रिपीट हुए। इस बार मेंस जिन्होंने देना था, मेंस के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था कि आप एक काम कीजिए, इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना, इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना। देखना आप अपने आप, अगर आपके पास मेंस की बुक होगी एक बार खोल कर देखना, और आप देखना इस साल, पिछले साल, उससे पहले, मतलब जब पेपर हुआ था, पिछले 3-4 साल एक ही तरह के क्वेश्चंस आए हैं। मैंने उनको एनालिसिस करके एक वीडियो बनाया था और उसमें मैंने देखा था और बहुत लोगों को हेल्प भी मिली थी। तो मैंने कहा था लास्ट में जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो मेंस के लिए वो क्वेश्चंस कर लो, मेंस के लिए वो वाले क्वेश्चंस कर लो। तो आप बताओ, पैटर्न तो नहीं चेंज होता ना। अगर आपको क्वेश्चन लोकल अट्रैक्शन आ रहा है, आपको ट्रेवर्स का क्वेश्चन आ रहा है, हाईवे से ओएसडी या एसएसडी का क्वेश्चन आ रहा है, अगर अमृत आपने दिया हो, एसएसडी ओएसडी पहले आता था। जैसे हमारा बिल्डिंग मटेरियल में हमारे कुछ टेस्ट के बारे में पूछा जाता था, आरसीसी का एक डिज़ाइन पक्का ही आता था। तो जो पहले आते थे वही वैसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो अभी टारगेट प्री में निकालने को लिए रखिए, प्री को निकालेंगे फिर मेंस में थोड़ी और जान लगा पाएंगे, और वो सवालों को जो न्यूमेरिकल पार्ट आता है, थ्योरेटिकल पार्ट है, उसको अच्छे से लिख पाएंगे। अब टाइम का पता क्या है वैभव, मैं अभी टाइम मैनेज की बात क्यों नहीं कर रही, क्योंकि आप सबका रूटीन अलग है। आप में से कुछ लोग जॉब करते हैं, कुछ कॉलेज जाते हैं और कुछ ड्रॉप आउट है, तो सबका रूटीन अलग अलग होगा ना। इस हिसाब से ये सबका रूटीन इस हिसाब से अलग अलग होगा। मैं एक फिक्स नहीं कर सकती कि आपको क्या स्केड्यूल रखना है। बस ये बात है कि आप अपनी नींद को थोड़ा सा कम कर सकते हो, कुछ टाइम की बात है। जैसा मैंने आपको बोला था, किसी रेस्टोरेंट में जाके आपको बिल पे करना पड़ता है किसी चीज़ को खाने के लिए, तो वैसे ही जो जॉब मुझे अभी चाहिए, उस जॉब के लिए भी मुझे ये बिल ही पे करना पड़ रहा है, जिसमें मेरी नींद कम हो रही है, मैं फ़ोन कम चला रहा हूँ, मैं घूमने कम जा रहा हूँ। ये जो सारी चीज़ें हैं, इसका रिजल्ट, इसका ही आप पे करोगे जो आपकी नौकरी लगेगी। तो अपने आप का टाइम, फ़ोन चलाने वाला, फ़ोन पे बातें करने वाला, या घूमने वाला, या फैमिली के फंक्शंस अटेंड करने वाला, इसको थोड़े टाइम के लिए छोड़ दोगे तो टाइम निकल जाएगा। टाइम निकल जाएगा, मतलब टाइम थोड़ा निकालना पड़ता है। कॉलेज के साथ मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। आपको भी पता है कॉलेज में किस तरीके की पढ़ाई होती है और आप अपनी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो। तो आप कॉलेज को उतना ही इम्पोर्टेंस दीजिए जितना उसको देना चाहिए, और तैयारी मतलब जॉब को उतना दीजिए जितना इम्पोर्टेंस देना चाहिए। कॉलेज वाले जो यहाँ पर लोग हैं, वो मेरे हिसाब से तो इस तरीके से ही मैनेज ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं कि जो एग्ज़ाम में, क्योंकि आप कॉलेज में पढ़ते भी पेपर से पहले ही होंगे, अगर आप टॉपर लोग नहीं हैं तो टॉपर भी बन सकते हैं पिछले दिन पढ़ के। तो कॉलेज वाली चीज़ को ना, आप कॉलेज जितना ही रखिए, वहाँ पर टॉप करने से नौकरी नहीं मिलेगी, ये आपको क्लियर होना चाहिए, ये सच्चाई है। अब बचपन से टॉप करते आ रहे हो, आपको आदत बनी हुई है, तो इस साल भी टॉप करना है, ये तो आपकी जिद है ना कि मुझे कॉलेज में भी टॉप करना है, मुझे जॉब भी चाहिए। तो कॉलेज का सिलेबस अलग चल रहा है और यहाँ की चीज़ें कुछ अलग चल रही है, तो दिमाग थोड़ा ख़राब हो सकता है। तो कॉलेज को उतना रखिए, ऐसे नहीं बोल रही कि आप बोलोगे सप्ली आ गई है फिर फॉर्म कैसे भरोगे। कॉलेज को उतना रखिए जितना ज़रूरत है, और ज़्यादा ज़रूरत जो जॉब की है तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंस दो, है ना। ठीक है। अब यही तो बताया मैंने गणेश, कॉलेज वाले एग्ज़ाम तो एक रात पहले पढ़ के भी हो जाते हैं, वो तो मैंने भी एक रात पहले पढ़ कर दिए। तो हरिओम, ये काम आप मत करना, ठीक है।
अब ये काम मैं एक्सपेक्ट करूंगी, मैं आप लोगों पे भरोसा करती हूँ, आप ये एग्जामिनर और ये कॉलेज वालों को मेरी बातें मत सुना देना कहीं गलती से, ठीक है? नहीं तो अब अगर आपने सुना भी थी ना, अब मुझे क्या लगेगा कि किसने बोली थी क्लास में ये बात, ये हरिओम ने बोली थी, तो ये हरिओम ने ही किया होगा आगे इस डिस्कशन को। ना ज़्यादा सोते हैं ना फ़ोन चलाते हैं, तब भी सब कवर नहीं हो पाता, तो इस बात पे मैं क्या बोलूँ? हाँ राजेंद्र, इस बात पे तो क्या बोलूँ, क्योंकि टाइम तो सभी के पास उतना है, बाकी सब लोग भी वैसे ही पढ़ते होंगे जैसे आप पढ़ते हैं। बाकी ये है कि संडे संडे का जो टाइम मिलता है उसको थोड़ा रिवीजन में लगाया करो, जो सब्जेक्ट ऑलरेडी कवर हो गए हैं उनकी, और प्लस जो एक वीक में आप सीख रहे हो, ठीक है लव कुमार? जो एक क्लास में आपने सीखा है उसको आप एक वीक में आपने जो सीखा है उसको संडे को रिवाइज किया करो, अपना रूटीन बना लो। एक महीने में जो आपने सीखा है, महीने का जो लास्ट दिन होता है 29 30, थोड़ा रिवाइज करना है, चाहे लाइव क्लास रिकॉर्डेड देख ली, क्योंकि लाइव क्लास देखना अच्छी बात है, उसको रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, पर उसके साथ रिवीजन को मैनेज करने के लिए कई बार लाइव की जगह रिकॉर्डेड देखनी पड़ सकती है। तो रिवीजन का ऐसा मेरे हिसाब से तो ये है कि जैसे अभी आपका जो सब्जेक्ट बहुत पहले हो गए हैं उनके बीच का गैप बहुत मत रख देना, तो एक एक महीने बाद आप एक चीज़ बस देखते रहना, एक एक महीने बाद कि ये चीज़ें पढ़ी थी हमने, ठीक है? एसएससी जे एग्जामिनर के लिए बोला? अरे मुझे लगा आप कॉलेज में बताने वाले हो, और कॉलेज में बता दिया तो मेरा नंबर लग जाएगा। बोलेंगे यहाँ पर बोलते हैं कि कॉलेज में कॉलेज की पढ़ाई करना ज़रूरी नहीं है ना? बोलेंगे यहाँ पर ऐसी शिक्षा दी जाती है। नहीं नहीं, कुमार सोनू, कुमार सानू तो आपका नाम है, मैं सॉन्ग तो नहीं सुना सकती हूँ। तो बस फिर क्लास को एंड करते हैं, और जल्दी से यूट्यूब पे मिलेंगे। ऐसे ज़्यादा उदास होने की तो ज़रूरत नहीं है, दिखती तो मैं आपको रहूँगी कहीं कहीं ना कहीं, है ना? दिखना बंद तो नहीं हो जाऊँगी, पर ये जो क्लास वाला इंटरेक्शन है उसको तो मैं मिस करूँगी। रोज़ हमारी 6 to 9:30 वाली क्लास जो इतने टाइम से चल रही थी, ठीक है? बाकी एसएससी के क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? यूट्यूब पे करेंगे जैसा मैंने आपको बताया, और टाइमिंग वो सुबह वाली रहेगी 8 बजे की, और उसकी इन्फॉर्मेशन आपको और डिटेल में भी आपको बता दूंगी मैं आगे, ठीक है? चलिए तो, हाँ चलिए तो अब आप अच्छे से रिवाइज करते रहना, और क्लासेस कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, किसी भी मीडियम के थ्रू ज़रूर बताना कि आपको मतलब सर्वे कैसे समझ में आया, क्या सर्वे सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगा। तो मैं बहुत वेट कर रही हूँ इस चीज़ को भी सुनने के लिए, क्योंकि मेरे लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के साथ ये जो कनेक्शन जो बनता है, मतलब बहुत ज़रूरी लगता है मुझे लगता है कि अ, मतलब एक अच्छा कनेक्शन बनाना बहुत मुश्किल होता है, तो वो अगर बन जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब आप लोगों की लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगी, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो, और इवन मैं आपको उसका शायद सॉल्यूशन भी दे पाऊँ एक अच्छे तरीके से, शायद, है ना? चलिए, बाकी बीच में जब भी कभी कोई बात करनी हो, कोई ज़रूरत हो, बाकी नोट्स वाली बात मुझे याद है, वो मैं ज़रूर आपको प्रोवाइड करूँगी, और आपकी रिव्यूज़ का मैं बिल्कुल वेट करूँगी। गणेश आपको बिल्कुल भी नहीं भूल सकती, बाकी लोगों को भी नहीं भूल सकती, है ना? नहीं नहीं, अंदर से नहीं रो रही हूँ। और फिर हम जल्दी मिलेंगे, अपनी यूट्यूब क्लासेस में मिलेंगे, और शायद किसी और नए सब्जेक्ट के साथ मिलेंगे, ठीक है? चलिए, चलिए तो अब सर्वे के कोर्स को भी एंड करते हैं, और आज की क्लास को भी एंड करते हैं, ठीक है? बिल्कुल, ये तो मैं चाहती हूँ। आपने मन की बात छीन ली सौरभ आनंद, बिल्कुल मिलने आना है। जिनका भी एग्ज़ाम निकलेगा, जिनका एग्ज़ाम नहीं भी निकलेगा, उन्होंने भी मिलने आना है। तो ये कोई पार्शियलिटी नहीं है, आपने ऐसे नहीं सोचना मेरा पेपर नहीं निकला मैं क्यों जाऊँ, आपने भी मिलने आना है, ठीक है? नहीं, आज कोई आ नहीं रहा, मैंने पहले सोचा था कि कुछ शेर सुनाऊंगी, लेकिन आज थोड़ा सा मुझे भी ऐसा लग रहा है कि क्लासेस जो है हमारी कल से नहीं होंगी, तो आज नहीं सुनाऊंगी, मतलब कभी और सुना दूंगी, ठीक है? ओके हरिओम, बिल्कुल, ठीक है। चलिए चलिए, अभी फिर एंड करते हैं, और मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, अगली क्लास में, और जल्दी बाकी की क्लासेस में और बाकी के सेशंस में, ठीक है? चलिए, ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, और ऑल द बेस्ट आप सभी को आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक है? अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और खुश रहिए। चलिए, थैंक यू।